Sani ma'am, and I'm so happy and so glad that today we have got this opportunity to introduce you to a world-class trainer and counseling and psychotherapist. And मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले उनके बारे में, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे उनका डिटेल आप देख रहे हो, she is also an author. So basically आप जानते हैं what is happening in today's world. There's a lot of stress, a lot of tension, not just because of COVID, इससे पहले भी थी, but obviously जो अभी की जो सिचुएशन चल रही है बहुत ज्यादा, ये आप देखेंगे तो एक न्यूज के थ्रू भी, और जो व्हाट इज हैपनिंग इन दी करंट सिनेरियो, तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन अमंग अस. तो मैं आपको खुद बताऊं, होता ये है कि जब न्यूज देखते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं ऐसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया है या पता नहीं क्या होने वाला है. तो बहुत ही ज्यादा एकदम लगता है दुनिया खत्म हो जाएगी यार, ऐसी काइंड ऑफ फीलिंग आती है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी कैन स्टे how we can deal with this kind of challenges. Obviously not only corona but life में हमारे different challenges आते हैं. जैसे मैं अपनी बात करूँ तो last 8 to 9 years like I'm into this entrepreneurship, और उससे पहले companies में तो जरूर चाहे जॉब में रहें चाहे बिजनेस में रहें, हर तरह के चैलेंज आए, चाहे वो मतलब फाइनेंशियल चैलेंज रहे हों, चाहे वो फैमिली रिलेटेड कभी इश्यूज आते हैं, तो और कभी जॉब लॉस जैसी जो स्थिति होती है ऑलमोस्ट वो भी इस तरह की फेस हमें करनी पड़ती है. तो हाउ वी कैन डील इफेक्टिवली दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि बोलते हैं कि अगर मैंने ये ऑब्जर्व किया, जैसे मैं आपको पर्सनली बताऊं कि 3 बार ऐसा हुआ फ्रेंड्स एंटरप्रेन्योरशिप के दौरान कि ऐसा हुआ कि जेब में 0 पैसा था, मतलब अकाउंट में 0 पैसा था. ऐसा कि एक बार तो 270 रुपए रह गए थे और अगले महीने बच्चे की फीस जानी थी. तो मतलब उस सिचुएशन से भी पार आए. हालांकि ठीक है, अभी मैं लंबा नहीं खींचूंगा इसको, बात को कभी किसी और दिन बात करेंगे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब मैं सिचुएशन से गुजर गया तो क्या हुआ, मेरा माइंडसेट जो है, मेरा बोलते हैं ना कि कैपेबिलिटी जो है उस पर्टिकुलर जो चैलेंज को सहने की वो बढ़ गई. तो मैंने ये रियलाइज किया कि अगर आप किसी सिचुएशन के थ्रू हो जाते हो या आप सिचुएशन को आप पार कर लेते हो, तो ये भी एक ऑब्जर्व किया मैंने कि आपकी जो कैपेबिलिटी होती है, आपकी काबिलियत होती है ना, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को सहने की बढ़ जाती है. बट यस, देयर आर सम साइंटिफिक वेज, साइंटिफिक तरीके हैं फ्रेंड्स उसको डील करने के, एंड दैट इज व्हाट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. टुडे लाइक वी हैव ब्रॉट दिस एक्सीलेंट ट्रेनर्स विद यू. And let me introduce, एक बार उनको मैं introduction दे देता हूँ, फिर मैं उन्हें host बनाऊंगा, and she'll be taking this session for next 1 hour to 90 minutes. So Mrs. Sween Sani, she has 30 years of experience as a career consultant and IT professional. She's an IT professional, clinical psychologist, and a mental health practitioner in Hoshiarpur, and she's helping like community to cope with the distress during this pandemic and lockdown, and through her phone calls and in-person session, as well as by volunteering her motivational skills and write up on social media, providing 24/7 helpline services. So without any further delay, I would like all of you friends just write welcome coach, welcome ma'am. एक बार लिख दीजिए और मैं अभी उनको मैम आपको होस्ट मैंने बना दिया है. मैम, over to you. This community is a beautiful community of engineers, working professional, very passionate about career development. मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, and thank you very much for coming online. Or it's now over to you. Thank you, sir. Good afternoon, everyone, and thank you, sir, for this wonderful introduction. I'm so glad. I'm so obliged. I'm so blessed to have this opportunity. I hope I am audible. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ji. Good afternoon. Am I audible clearly? Yes, ma'am. And am I visible too? Yes, ma'am. Okay. Thank you so much. So first of all, I would like to appreciate each and every attendee, because it is very easy to say we are facing some kind of problems in life. It is very easy to feel that, but it is very difficult to express. And it is very difficult in our social settings to ask for help. As a clinical psychologist, as a mental health practitioner, I request everybody of you who is here on this platform to be very much expressive and a very good listener in such time of difficulties. तो जैसे ही हम सेशन शुरू करें, सर ने मेरे बारे में बता ही दिया है, तो थैंक यू सर, आपने मेरे को इतनी इज्जत बख्शी. जहाँ तक हमारे करियर का सवाल है, हमारे जो करियर अपॉर्चुनिटीज का सवाल है, हमारे जो लाइफ की स्टोरी का सवाल है, जैसे अभी अरुण सर ने बताया, everybody has to face very different and diverse situations in life which are so many times challenging and stressful. बीच में मैं इंग्लिश बोलूं और हिंदी में चलेगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? No problem. We should use mixed language, I think, है ना?
या बिकॉज एक सबसे पहले मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि ये सेशन कोई भी लेक्चर या प्रीचिंग नहीं है, ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल डिस्कशन है। हम भले ही स्क्रीन पे इतने सारे लोगों को देख रहे हैं और हम 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बिलीव करिए कि आज के सेशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक का जो एक पर्सनल एजेंडा है, पर्सनल प्रॉब्लम है, खासकर जो आज का टॉपिक है, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस इन आवर लाइव्स एंड इन डिफरेंट सिचुएशंस। हमारी जिंदगी का कोई भी मोड है, कोई भी एक जो पड़ाव है, उस पे हम किस तरह का चैलेंज हम फील कर रहे हैं, मैंने कोशिश की है कि आज के इस डिस्कशन में, इस इंटरेक्शन में हम वो सारे मुद्दे जो हैं वो डिस्कस कर सकें और साथ के साथ आपको ऐसे सॉल्यूशंस दे सकें जो किताबी नहीं हैं, जो हमने अप्लाई किए अपनी जिंदगी में डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आने के लिए, हर तरह के स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। Because last 3 decades, basically my job is transforming and empowering lives through meaningful mutual exchange. Meaningful means कि सिर्फ बात नहीं करनी है, लेकिन हमें आपको उस मोड़ से निकालकर एक मंजिल के रास्ते की तरफ लेकर जाना है। तो क्या आप सब लोग रेडी हैं इसके लिए? चैट बॉक्स में फटाफट लिख डालिए, फिर ही मैं आगे चलूंगी। कौन कौन रेडी है आज स्ट्रेस की धज्जियां उड़ाने के लिए? वाओ, थैंक यू अजय जी, मकबूल जी, सौविक, राहुल, थैंक यू सो मच, योगेश जी। ओके, सो अभी मैं आपको एक कुछ दिखाने वाली हूँ। होप यू ऑल विल बी एबल टू सी दिस। इज इट विजिबल ऑन स्क्रीन? Yes, ma'am. ओके, व्हाट इज इट? Black dot. Yes, it is black dot. Anybody else can see anything? Black dot Yeah, on black- white paper. It is black Hello. dot. Okay. Hello. Hello. Outside the black, there is the white background. Yes, it is solid circle. क्या बात है विवेकानंद जी, very good. Solid circle. A white paper with black dot. Yes. Basically ज्यादातर जब भी हम ये वाला शीट देखते हैं, जैसे अभी पहले ही किसी ने बोला कि दिस इज ब्लैक डॉट, तो हमारे पास सामने सीधा ही एक ख्याल आता है ब्लैक डॉट का। जबकि अगर हम रेशियो देखते हैं परसेंटेज वाइज, व्हाइट एरिया इज मोर रेशियो एंड ब्लैक डॉट इज वेरी लेस। डू यू एग्री विद मी? और लेकिन Absolutely, ma'am. सबका ध्यान जो है वो सिर्फ इस ब्लैक डॉट की तरफ जाता है, और किसी किसी ने ये व्हाइट बैकग्राउंड भी मेंशन किया। और यही फर्क होता है हमारे माइंडसेट का, पर्सनल परसेप्शंस का, इंडिविजुअल ओपिनियंस का। जिंदगी एक वो व्हाइट पेपर है जिसके ऊपर कोई ना कोई ब्लैक डॉट आता ही रहता है, जिसे हम स्ट्रेस बोलते हैं। और मजे की बात बताऊं, एक बैड न्यूज है मेरे पास और एक गुड न्यूज है आपके लिए। तो पहले क्या सुनेंगे? गुड न्यूज में पहले हम बैड न्यूज सुनेंगे, बैड न्यूज क्योंकि आखिर में मुंह जो है वो मीठा किया जाता है जब भी कोई कड़वी चीज हम खाते हैं या सुनते हैं, ठीक है? तो पहले बैड न्यूज ये है कि स्ट्रेस इनएविटेबल है। हम स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते, हम स्ट्रेस से भाग नहीं सकते। जिंदगी नाम है चुनौतियों का, तो फिर क्या किया जाए? तो गुड न्यूज ये है कि स्ट्रेस को तोड़ने के भी हमारे पास सारे तरीके हैं, ठीक है? तो योर स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज नॉट सेट इन स्टोन एंड यू हैव ऑल द पावर यू नीड टू क्रिएट ए मैसिव शिफ्ट इन द वे योर माइंड थिंक्स, योर बॉडी फील्स एंड यू बिहेव। तो आज हम उन्हीं तरीकों पे बात करेंगे कि स्ट्रेस तो इनएविटेबल है, चुनौतियां आती रहेंगी, परेशान करती रहेंगी, तनाव बढ़ता रहेगा, लेकिन हम उसको कैसे डील करेंगे, हम कैसे फील करेंगे, हम कैसे बिहेव करेंगे, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इसी पे डिपेंड करती है। वेरी सिंपल स्टेप्स जो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले स्टोरी टाइम। कौन कौन कहानी सुनना चाहेगा? Everyone. एवरीवन। Everyone, ma'am.
यस, आपको पता है बचपन में भी बहुत सारे लोगों को बड़ों ने कहानी सुना के ही मुश्किल घड़ी से निकाला होगा। तो मैं भी आपको आज सेशन की शुरुआत में एक इतनी खूबसूरत कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बार दो देशों में युद्ध छिड़ गया, छिड़ा नहीं, अनाउंस हुआ, वार अनाउंस हुई दो किंग्स के बीच में। एक राजा जो था वो बहुत ही ताकतवर था, बहुत ही महान था, बहुत ही पावरफुल था, और उसके पास जो सेना थी वो भी बड़ी प्रोफेशनली ट्रेन थी, उसका किंगडम भी बहुत बड़ा था। लेकिन जो दूसरा राजा था वो बहुत शरीफ, बहुत ही सीधा, लड़ाई में विश्वास नहीं करता था, उसने बहुत सेना भी नहीं बनाई थी क्योंकि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और प्यार से रहने में बिलीव करता था। पर किसी अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से वो दो देशों में आपस में वार अनाउंस हुई। तो जिस भी और किसी स्टेट ने, किसी कंट्री ने सुनी या उसकी अपनी प्रजा ने सुनी, तो उन्होंने वार होने से पहले ही ऑब्वियस रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। क्या होना चाहिए था वो ऑब्वियस रिजल्ट? कौन जीतने वाला था? पावरफुल किंग। पावरफुल टीम जीतने वाली थी, पावरफुल किंग जीतने वाला था, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज, फोर्स, सेनापति, एक्सपीरियंस, टेक्निक सब कुछ था, और लड़ाइयां लड़के जीतने का भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। लेकिन जब युद्ध हुआ तो युद्ध के बाद जो नतीजे आए वो सबके अंदाजे से बिल्कुल विपरीत आए, टोटली कंट्रास्ट, कि वो एक छोटी सी राज्य का बड़ा ही इनसफिशिएंट जो राजा था, इनकैपेबल था, वो जीत गया। तो कारण बता सकते हैं कैसे जीता होगा वो? किसी का माइक ऑन है तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, प्लीज चेक कर लीजिए। या थैंक यू। पॉजिटिव एटीट्यूड युद्ध में काम कमी आता है सर, पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि दुश्मन तो बहुत ताकतवर है। डेफिनेटली पॉजिटिव एटीट्यूड तो उसने रखा, तभी युद्ध के लिए वो माना। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि उसने जो एक टेक्निक अप्लाई की वो ये अप्लाई की कि दुश्मन की ताकत क्या है और उसकी कमजोरी क्या है, दुश्मन को कैसे तोड़ा जा सकता है। उसके लिए उसने युद्ध से पहले अपने 2 जासूस उसके राज्य में भेजे, जो उसकी सेना में जाके मिल गए, और उन्होंने कहाँ कहाँ बॉम्ब बिछाना है, कहाँ से एंट्री करनी है, क्या उनकी टेक्निक है, क्या उनकी ताकत है, वो सारी उस स्मार्ट वर्क से, यस मंगेश जी वेरी गुड, स्मार्ट वर्क से उसने वो जो दुश्मन की ताकत थी वो पता कर ली, और अपनी टेक्निक उस ताकत को तोड़ने के लिए और उसकी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए उसने इस्तेमाल की। तो आज हमारा दुश्मन कौन है इस आज के सेशन में? हेलो, Stress. यस पंकज जी, स्ट्रेस। एनीबडी एल्स? विशाल, ओह मोनिका, गुड। सो ये जो स्ट्रेस है ये आज सिर्फ इस इंटरैक्टिव सेशन में ही नहीं, आज हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा दुश्मन बन के खड़ा हो गया है जिसने एक फियर, एक पैनिक क्रिएट कर दिया है, और ना चाहते हुए भी लोग इसका शिकार हो रहे हैं, इसकी ताकत के आगे सर झुका रहे हैं। तो आज हम पहले अपने इस दुश्मन की ताकत को समझेंगे, इस दुश्मन को जानेंगे, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उससे डील कैसे करेंगे। ज्यादातर हम इससे आंख चुराते हैं, हम अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, और ये हमारे ऊपर और हावी होता चला जाता है। तो स्ट्रेस को समझने के लिए आपको पहले ये भी इंडिविजुअली अपनी अपनी जिंदगी में, अपने अपने केस में स्ट्रेस का कारण, स्ट्रेस की टाइप समझना बहुत जरूरी है, कि ये मेरा पर्सनल स्ट्रेस है या मेरा जॉब स्ट्रेस है। हम इतने हैबिचुअल हो गए हैं स्ट्रेस के बारे में बात करने के लिए, बड़ी परेशानियां, आई एम इन स्ट्रेस, आई एम इन डिप्रेशन, इतनी टेंशन हो रखी है, टेंशन टेंशन एंड टेंशन ओनली, बट वी डोंट पे अटेंशन टू दिस टेंशन, why it is occurring, from where it is coming, how to deal with this. So सबसे पहले वरी है, आपका प्रेशर है, that is caused by having too much to deal with, कि आपकी जिंदगी में इतना कुछ आ रहा है कि आप उसे हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, या तो ये स्ट्रेस की वजह है, या फिर आपका वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है जो टिपिकली
अकर हुआ है डिमांड्स एंड प्रेशर फ्रॉम आइदर ऑफ योर वर्कप्लेस और फैमिली, विद इन और आउटसाइड द वर्कप्लेस। तो ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में कोशिश करिए अपना अपना स्ट्रेस ढूंढने की कि मेरा करंट जो स्ट्रेस है वो किस वजह से है। कोविड को छोड़ के, कोविड मुझे पता है भले ही हम कितने स्ट्रांग हैं, भले ही हम कितने पॉजिटिव हैं, इवन एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए साइकेट्रिस्ट, वी ऑल आर अंडर अनसर्टेनिटी, फियर एंड स्ट्रेस, बिकॉज हम लोगों की भी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हैं। Yes, Pankaj ji, financial, Sanket, financial, and yes, health. Oh, okay, yes, very true. So, आपने चैट बॉक्स में नहीं भी लिखा तो अपने पास एक नोटबुक या पेपर जरूर रखिए जिसपे आज आप कुछ कुछ चीजें नोट करेंगे, लिखेंगे, खुद को जानेंगे, खुद की जिंदगी को जानेंगे, खुद के स्ट्रेस को पहचानेंगे। सिर्फ वेग बात नहीं करेंगे कि स्ट्रेस है। सो आज हमने हर तरह के स्ट्रेस के साथ काउंटर करना है और उसे हमने डिफीट करना है, हमने उसे विन करना है। आर यू रेडी टू डू दिस? यस। तो कॉजेज ऑफ स्ट्रेस हम लोगों ने सबसे पहले आज फाइंड आउट करने हैं, जिसमें 3 फैक्टर मेन हैं हर एक इंसान की जिंदगी में। नंबर 1, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हैं जो ज्यादातर आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, जो हमारे वर्क प्लेस से, हमारे अपनी जो ऑफिस है या हमारा बिजनेस है उससे जुड़े हुए हैं। नंबर 3 इज इंडिविजुअल फैक्टर्स। तो आपने इन 3 कैटेगरीज में अपने स्ट्रेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है मेरे साथ, जैसे जैसे हम सेशन को आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो जैसे जैसे हम फैक्टर डिस्कस करेंगे आप सब पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करके लिखेंगे चैट बॉक्स में या फिर अपने अपने पेपर पे, क्योंकि हमें बाद में ये डिस्कस करने हैं। सेशंस तो बहुत सारे आपने अटेंड भी किए होंगे, यूट्यूब खोल लीजिए, इंटरनेट खोल लीजिए, किसी भी दूसरे आदमी से बात कर लीजिए। आज सबके पास आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे ये बहुत ही पर्सनल और प्रैक्टिकल होगा, जो आप सबकी जिंदगी में बेसिकली अप्लाई हो सके। सिर्फ हम किताबी बातें नहीं करेंगे जैसे मैंने बोला। तो सो प्लीज स्टे इंटरएक्टिव। आप सब लोग कोशिश करिए इंटरएक्टिव रहने की, अलर्ट रहने की, अटेंटिव रहने की और साथ साथ पार्टिसिपेट करने की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इनका सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये बियॉन्ड द कंट्रोल है। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या मैं आपको एक अच्छा सा मजेदार एग्जांपल दे सकती हूँ जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। बॉस, वाइफ, मदर इन लॉ, आई एम जॉकिंग। बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे इससे, बट बियॉन्ड द कंट्रोल मतलब कि अब आप जिस यूनिट में काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिस फैमिली सेटअप में आप बड़े हुए हैं, जिस कल्चर या ट्रेडिशन से आप जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्ट्रेस के सोर्सेज उन्हीं के साथ ही अटैच्ड होते हैं। आपको वो एज ए गिफ्ट, एज ए साइड इफेक्ट मिलते हैं जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हम कोविड में लॉकडाउन को भी कह सकते हैं। अनएक्सपेक्टेडली पिछले साल वो हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था, और अचानक से बिल्कुल आईटी इंडस्ट्री से कोई भी लिंक ना रखने वाले, टोटली नॉन आईटी लोगों को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए आईटी से जुड़ना पड़ा। तो इंट्रोड्यूस हुई न्यू टेक्नोलॉजी। सेकंड फैक्टर, हमारी जिंदगी में अचानक से ही अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि हमें नई टेक्नोलॉजी से जुड़ना पड़ता है। आप में से, जैसा अरुण सर ने मुझे बताया, बहुत सारे लोग मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियर्स हैं। तो अगर आपके मार्केटिंग फील्ड में, आपके कस्टमर में, आपकी जो लीड्स मिलती हैं आपको अपने ऑफिस से, वहां पे कोई नई मशीन आ गई जिसके ऊपर आज तक आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, या फिर उन्होंने कोई इंप्लीमेंट कर लिया नया आईटी और ऑपरेशनल मशीन जो आपको आगे जाके सर्विस देनी है, उसके लिए कोई एरर आ गया, कोई फॉल्ट आ गया।
इस तरह के जो चैलेंजेस होते हैं हमारे जनरेशन को, यूथ को, अपकमिंग जो स्टार्टअप वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन में भी आपको पीछे छोड़ देते हैं, एक सेल्फ वर्थ भी आपको बहुत डाउन लगती है कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं इसको हैंडल कर सकूं। आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले कोविड टाइम से लेके अब तक मेरे पास अराउंड जो एज फैक्टर है, जिनको हम सीनियर एडल्ट्स बोलते हैं, 40 to 55 एज के, इतने सारे वर्किंग लोग आए जो इतना ज्यादा स्ट्रेस के शिकार थे, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने हमेशा क्लरिकल काम पेपर वर्क पे किया, उन्होंने कभी भी कंप्यूटर ना सीखा ना कंप्यूटर पे काम किया। लेकिन ऑटोमेटिकली हमारे स्कूल्स जो थे वो ऑनलाइन सिस्टम पे आ गए, इवन गवर्नमेंट स्कूल ऑनलाइन सिस्टम पे आ गए, प्रिंसिपल्स को सारी रिपोर्टिंग ऑनलाइन देनी पड़ती थी, इंटरैक्टिव सेशंस अटेंड करने पड़ते थे, बहुत सारा डाटा जो है वो अपने गवर्नमेंट ऑफिस को भेजना पड़ता था। तो जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग थे, क्लरिकल वाले और एडमिनिस्ट्रेशन वाले, दे ऑल वर अपसेट। इतना ज्यादा परेशानी थी। हमारे पास कंप्यूटर सीखने के लिए तो आए ही, लेकिन वो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उन दिनों, तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होने में उन्हें परेशानी हुई। और बहुत सारे लोगों को ये मेंटल स्ट्रेस ऐसा हुआ कि या तो वो डिप्रेशन का शिकार हो गए या बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करने लगे। तो ऐसा कुछ भी अवॉइड करने के लिए जो हमें कोशिश करनी है वो ये करनी है कि हम पहले से ही उन कारणों का निवारण करें, हम अपग्रेड करें। लेकिन इसके बारे में हम आगे जब कॉजेज के बाद अपना जो टेक्निक्स हैं, हमने इसे हैंडल कैसे करना है उस पर बात करेंगे। तो अगर आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई, आईटी सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया, या कोई ऐसी न्यू इनोवेशन आ गई जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर आपके लिए वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण बनता है। तो अब इसमें से अगर किसी को लगता है कि यस दिस इज अफेक्टिंग मी एट माय वर्क प्लेस, एट माय बिजनेस और इन माय प्रोफाइल, तो प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में लिख डालिए, राइट एनी ऑफ योर करंट स्ट्रेस कॉजिंग एनवायरमेंटल फैक्टर। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स की। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स मतलब कि कुछ भी ऐसा है जिससे आप इतना इंटीग्रेटेडली जुड़े हैं कि आपको उससे सफोकेशन हो रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है, फियर ऑफ फेलियर है, प्रेशर है, नॉन कोऑपरेशन है ऑर्गेनाइजेशन में, लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट है टीम में, आपको एक ऐसी टास्क दे दी गई है, ऐसी डिमांड है टास्क की जो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो लैक ऑफ स्किल है, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ म्यूचुअल कम्युनिकेशन है कि आपको अच्छे से उस टास्क के बारे में समझाया ही नहीं गया, आप ये एडमिट नहीं कर पा रहे हैं कि आप वो टास्क करने में इनकैपेबल हैं, इनसफिशिएंट हैं, बिकॉज आपको यस सर कहने की आदत है, या ये शो करने की आदत है कि मुझे तो सब कुछ पता है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये अनकॉन्शियसली बैक ऑफ द माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो है वो जनरेट करता है। या फिर आपके रोल की डिमांड है, प्रोफाइल की डिमांड कुछ ऐसी आ गई है कि आपका प्रोफाइल चेंज कर दिया गया अचानक से ड्यू टू सम चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और योर इन हाउस ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, कि पहले उस प्रोफाइल पे कोई और था, अचानक से चला गया और आपको वो काम एडिशनली करना पड़ा। तीसरा इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो है इंटरपर्सनल डिमांड्स। इंटरपर्सनल डिमांड मतलब कि आप ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो आप खुद बिजनेस रन कर रहे हैं, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपका कोई स्टार्टअप है, उसमें कुछ टीम के अंदर, सब ऑर्डिनेट्स के अंदर कुछ इस तरह की डिमांड आ गई है, एक टास्क आपको एज ए टीम वर्क दे दी गई है और उसमें किसी के साथ आपका बहुत अच्छा रेपो नहीं है, आप उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते, आपके ओपिनियंस मैच नहीं करते, आपकी सोच मैच नहीं करती। तो इंटरपर्सनल डिमांड्स सबसे बड़ा कारण साइकोलॉजी में ये माना गया है कि बैक ऑफ द माइंड स्ट्रेस देता है। तो है आपके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर कोई स्ट्रेस तो जरूर शेयर करिए। ताराचंद जी, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा एक सिंपैथी रख सकती हूँ, मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं, लेकिन मैं उसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकती। तो कोशिश करिए आज के सेशन से पॉजिटिव मैनेजमेंट सीख के जाइए।
यस अभिनव, तो आपके साथ टास्क की डिमांड की प्रॉब्लम है, रोल डिमांड की है या इंटरपर्सनल डिमांड है, ये भी लिखिए प्लीज। इंटरपर्सनल विशाल जी लिख रहे हैं, ओके। सो मुझे लग रहा है कि आज काफी चीजें हम हैंडल कर लेंगे, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर भी ऑर्गेनाइजेशनल में और फैमिली में, या फिर आगे जो हम करते हैं उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स में। लेट मी चेक। डूइंग मल्टीपल टास्क टाइम मैनेजमेंट, मंगेश जी लिख रहे हैं, एंड आशुतोष जी इंटरपर्सनल, ओके। इंटरपर्सनल यस। एज आई वाज टेलिंग यू कि एज ए साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे हमें ऐसे वाले केसेस मिलते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ इंटरपर्सनल इशू रहता है, चाहे वो वाइफ के साथ भी क्यों ना हो। हमें समझ नहीं आता कि हम ये कम्युनिकेट कैसे करें, व्हाट इज बॉदरिंग अस इन एनी रिलेशनशिप, आइदर दिस इज विद मैनेजमेंट, दिस इज विद subordinates, this is with team, this is with boss, this is with wife, or even any other person around us. तो अब हम थर्ड फैक्टर जो थर्ड कैटेगरी है इंडिविजुअल फैक्टर्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से तैयार हो जाइए अपने अपने इंडिविजुअल फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे पर्सनल प्रॉब्लम्स। पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? मेडिकल इलनेस हो सकती है, आपके अंदर का कोई फियर हो सकता है, चाइल्डहुड कोई कोर बिलीफ हो सकते हैं, रिजिड कोर बिलीफ हो सकते हैं, आपकी फियर और अनसर्टेनिटी हो सकती है, एडजस्टमेंट इशू हो सकता है, लैक ऑफ स्किल हो सकता है, आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है किसी चीज में। तो ये पर्सनल प्रॉब्लम्स में आप जो है नोट करिए कि आपके पास कौन सी ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम है जो एक इंडिविजुअल फैक्टर है आपके स्ट्रेस को माउंट करने के लिए। बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होगा, तो हेजिटेट मत करिए उसको लिखने में, क्योंकि जो चीज हम लिख डालते हैं हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्यूशन। जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक हम उस फैक्टर से लड़ नहीं पाएंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज इस सेशन में से जितना मैक्सिमम आप बेनिफिट लेके जा सके, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सब मास्टरी ने ये एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि इस टाइम पे जब कोविड ने एक एडिशनल स्ट्रेस माउंट किया है, तब ये चीज आपके सामने लाई गई है। तो कोशिश करिए आज वेंट आउट करिए, जैसे कि पंकज जी लिख रहे हैं कि हियरिंग इशू मीन्स मैं समझी नहीं, इट इज पर्सनल हियरिंग, एनी फिजिकल इलनेस है, फिजिकल ड्रॉबैक है, या ये आपको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई लिसनिंग नहीं है किसी की, आप किसी को अपनी बात शेयर नहीं कर पाते। सो पंकज शर्मा प्लीज क्लैरिफाई दिस। विशाल जी लिख रहे हैं फियर एंड अनसर्टेनिटी एंड लैक ऑफ नॉलेज, यस। तो जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा आधा डर, आधी टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें पता चल गया कि स्ट्रेस क्या है, कौन सा स्ट्रेस है जिससे मुझे लड़ना है। एक बहुत ही वेग, एक बहुत ही ब्रॉड इमेज लेके हम नहीं चलेंगे, जिससे हमें उसका वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा लगे। तो पर्सनल प्रॉब्लम के बाद हम डिस्कस करेंगे फैमिली प्रॉब्लम्स। फैमिली प्रॉब्लम्स में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जैसे हम सबने बात की पहले भी, लॉस ऑफ एनी लव्ड वन ड्यू टू सिकनेस और सडन डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, लैक ऑफ टाइम फॉर फैमिली, फॉर आवर लव्ड वंस, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपका इतना ज्यादा वर्कलोड है, इस वक्त काम बंद है, फिर भी आपको एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में सोचना है। तो फैमिली प्रॉब्लम में कई बार जो हमारा लैक ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, कि हम जो महसूस करते हैं, हम जो फील करते हैं, हम जो फेस करते हैं, वो हम डिस्कस नहीं कर पाते। डिसीजन मेकिंग, वेरी गुड, एक बहुत ही अच्छा जो एक ऑप्शन आया, सॉरी फैक्टर आया है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में मतलब कि एक सही और गलत डिसीजन ना ले पाना, कि ये डिसीजन मेरा सही है या नहीं है, हर बार ड्यूअल मेंटालिटी में रहना, हर बार किसी की वैलिडेशन सीख करना, हर बार एक्सेप्टेंस के लिए डिमांड करना कि कोई मुझे एक्सेप्ट करे। पर्सनल प्रॉब्लम्स एंडलेस हैं, ऐसी ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम वही डिस्कस करने लगे तो उसी के लिए हमें एक पूरा इंडिविजुअल सेशन चाहिए।
तो उसके लिए आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर आपके साथ मेरा मेल आईडी और फोन नंबर शेयर करेंगे। इंडिविजुअल सेशंस किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे जो आप डिस्कस यहाँ नहीं कर सकते ओपन प्लेटफॉर्म में, वो आप पर्सनल सेशन में कर सकते हैं। तो थर्ड फैक्टर इसमें आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बहुत ज्यादा लोगों ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम लिखा था। यस, फंड्स की कमी होना, फंड्स का मिसमैनेज होना, फंड्स के लिए रिसोर्सेज की कमी होना, सोर्स ऑफ इनकम ना रहना, मिसमैनेजमेंट जो है फंड्स, जैसे मैंने बताया कि खर्चे हमने ज्यादा कर लिए लेकिन हमसे उतनी अर्निंग या उतनी सेविंग मैनेज नहीं हो पा रही। अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस आ जाते हैं ड्यू टू सिकनेस। अब जैसे कोविड टाइम में काम बंद हैं, अब सिकनेस का इतना फियर है कि फैमिली में लोग बीमार ना हो जाएं, उसके लिए कोई एडिशनल हमें जो है वो एक्सपेंसेस ना करने पड़े। कई बार क्या होता है कि हमें सेविंग की आदत नहीं होती, स्पेंडिंग की आदत बहुत होती है। वी आर सो फॉन्ड ऑफ स्पेंडिंग। हर एक के अपने ड्रीम्स हैं, हर एक के अपनी एस्पिरेशंस हैं, ट्रैवल करना, बाइंग करना, शॉपिंग करना, या फिर ऐसी कुछ चीजें पोजेशंस को मेंटेन करना जिसका काम सिर्फ स्टेटस शो ऑफ होता है। आजकल तो एक अच्छा मोबाइल होना, एक अच्छी बाइक होना, एक अच्छी गाड़ी होना, यही सबसे बड़े सपने हो गए हैं। और ये सपने महंगे हैं, तो उसके लिए हर वक्त एक स्ट्रेस माउंट रहता है कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। वो भी तो मेरा कुलीग ही है, वो भी तो मेरा टीम मेंबर ही है, अगर वो कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता। वो लोग घूमने जा सकते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते। सबकी पर्सनल लाइफ, सबके पर्सनल चैलेंजेस, सबके पर्सनल एफर्ट्स वो अलग अलग होते हैं। तो हमें सिर्फ किसी की सक्सेस कॉपी नहीं करनी है, किसी की सक्सेस से जेलस होके हमने उसके लिए compete जरूर करना है, कंपैरिजन नहीं करना है। सो हो सकता है कि उन्होंने भी बहुत जो स्ट्रगल करके, मेहनत करके ये सब कंसिस्टेंट और परसिस्टेंसी के साथ ये अचीव किया हो। तो जैसे राहुल जी ने बोला कि मोस्ट प्रोबेबली शो ऑफ इज देयर। स्ट्रेस आता ही तब है जब हमारे सपने अपने नहीं होते, वो दूसरों के बनाए हुए होते हैं, दूसरों से कॉपी किए हुए होते हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग कहते होते थे सड़ना रीस कर, मतलब आप किसी के लिए देख के जलो नहीं, अंदर से गिल्टी फील नहीं करो, अंदर से अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करो, शो ऑफ के लिए ये चीज नहीं करो, फाइट नहीं करो, आप उसको खुद की कंटेंटमेंट के लिए करो। अगर आपका कोई सपना, अपना कोई अचीवमेंट ऐसी है जो आपको खुद को खुशी देती है, तो आप उसके लिए ज्यादा पैशनेटली काम करेंगे। वो आपके लिए बर्डन नहीं है, वो आपके लिए टारगेट है, वो आपके लिए टास्क है। तो हमें अपने सपने खुद के सपने ही बना के रखने हैं, वो किसी भी सामाजिक परिस्थिति के साथ, पारिवारिक परिस्थिति के साथ, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल कंपैरिजन के साथ जोड़ के बिल्कुल भी नहीं रखनी है। तो कभी भी जैसे आप किसी का पार्टनर की फोटोकॉपी नहीं कर सकते, तो इसी तरह आप किसी की अचीवमेंट्स और मटेरियलिस्टिक जो पोजेशंस हैं उनकी भी कॉपी नहीं कर सकते। आपको खुद को खुद के लिए अचीव करना है। जिनको हेरिडिटरी मिला है सब कुछ, उनसे भी आपको कभी जेलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें अगर वो मेंटेन करना आता है, उन्हें वो आगे कैरी फॉरवर्ड करना आता है, तो ये भी स्किल है। और ये मेरा दिली मतलब मानना है, पक्का विश्वास है अपने मोर देन 5 डेकेड्स की मेरी लाइफ है। असली एज नहीं बताऊंगी, आप गेस करना। तो मोर देन 5 डेकेड्स की लाइफ में मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस और इतना मतलब फैक्टर, एक कॉन्फिडेंट फैक्टर मेरे मन में है कि आप अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहें, तो आपको उसको पाने के लिए सारी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है। शाहरुख खान ने तो ये डायलॉग बाद में बोला, मैंने इसे पहले अडेप्ट करके देखा है लाइफ में, और बहुत सारे मेरे साथ के जो साथी हैं, दोस्त हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, दे हैव फॉट फॉर इट। उन्होंने इसको अचीव करने के लिए बहुत मेहनत की। तो चलिए हम भी अपने अपने फील्ड में, अपनी अपनी लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनके साथ लड़ने के लिए, जूझने के लिए तैयार हो जाएं, और अपने दुश्मन को हम जीत के दिखाएंगे। तो आप सब लोग कंफर्टेबल हो? एनीबडी फीलिंग रेस्टलेस, एनीबडी फीलिंग अनकंफर्टेबल कि कुछ काम का नहीं हो पा रहा, यूजफुल नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है?
फीडबैक हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए, तभी आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। अगर किसी भी तरह का कोई आपको लगता है कि एनीथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड, आप लिख सकते हैं, इमीडिएटली मेरा स्विच गियर चेंज हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस मोटिवेशन एंड एप्रिसिएशन, थैंक यू। सो अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस की। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि चाहते या ना चाहते जो स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी हो गया है, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन ही गया है किसी भी कारण की वजह से। तो अब हमें ये देखना है कि हमें उससे छुटकारा पाने से पहले ये चेक करना है कि वो स्ट्रेस के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। कई बार क्या है, आप में से बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस के रीजन जो पता ही नहीं लगा होगा अभी तक भी कि मेरा स्ट्रेस क्या है, क्योंकि ये सारी कैटेगरीज में आया ही नहीं। कोई बात नहीं, जब आप कॉन्सिक्वेंसेस सुनेंगे तो हो सकता है कि कॉन्सिक्वेंसेस से आप रिलेट कर पाए। तो इसमें भी 3 कैटेगरीज होती हैं। कहते हैं कि चिंता और चिता में सिर्फ बिंदु का फर्क होता है। तो चिंता ज्यादा करने से आत्मा की चिता जलती है, सुकून की चिता जलती है, काम के जो करने की एफिशिएंसी है उसकी चिता जलती है, डिसीजन मेकिंग डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा सारा फोकस ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि हम इन कॉन्सिक्वेंसेस को जानेंगे कि स्ट्रेस या चिंता करने से, इसको अपनी जिंदगी का परमानेंट हिस्सा बनाने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और उसमें सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मीन्स कि आपकी बॉडी पे उसका क्या असर आता है। सिम्टम्स, जो बॉडीली सिम्टम्स हमें क्या दिखाई देते हैं, सबको पता है वैसे आजकल के कांस्टेंट हेडेक, माइग्रेन, नर्वसनेस, बैक एक है, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट है, जो एक डिबिलिटी है आजकल बहुत ज्यादा लोगों की, ये कंप्लेन आ रही है कि बॉडी में जान ही नहीं है, समझ ही नहीं आता कि कुछ भी नहीं है, तबीयत बिल्कुल ठीक है लेकिन फिजिकली फिट फील नहीं होता, क्योंकि हम इमोशनली ड्रेन्ड हैं, हम मेंटली जो हैं वो बहुत ज्यादा नर्वस हैं, मेंटली हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल, अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जो मेडिकल टेस्टिंग में, किसी भी क्लिनिकल टेस्टिंग में सामने नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग इस तरह परेशान हैं कि मेरे चेस्ट में पेन होता है, बहुत पेन होता है मैम, मेरा सिर लगातार दुखता है, पर कोई मानता ही नहीं। अब मेरे जो सिटी स्कैन कराया है तो कुछ भी नहीं आया, पता नहीं मेरा सिर क्यों दर्द होता रहता है, अदरवाइज मुझे लगता था मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। कोई कहता है कि मुझे चेस्ट पेन है, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरा हार्ट जो है वो कमजोर हो रहा है। तो ये फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जो किसी क्लिनिकल मेडिकल जो टेस्टिंग में नहीं आते। इट मींस देयर इज सम हिडन स्ट्रेस इन योर सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, अगर वो कॉन्शियसली आपको सामने नजर नहीं आ रहा। इससे बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, सेकंड फैक्टर, जिसमें आपको डिससेटिस्फेक्शन होती है अपनी लाइफ से, अपने एफर्ट से, अपनी आउटपुट से, और डिप्रेशन बहुत ज्यादा माउंट हो रहा है, एंजाइटी बहुत ज्यादा हमारे केसेस में आ रही है, बहुत जनरली, और एवरी एज एंड कैटेगरी। यू विल बी सरप्राइज्ड कि आप लोग तो काम करते हो, आप लोगों की लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन हमारे पास आजकल 6-7 साल से लेके 14 साल के बच्चों में मैक्सिमम एंजाइटी के केसेस आ रहे हैं। और इतना मन सफोकेट होता है कि हमने क्या एनवायरनमेंट दे दिया है, हमने क्या सिचुएशंस क्रिएट कर दी हैं कि हम इस जनरेशन को गिफ्ट में स्ट्रेस और एंजाइटी दे रही हैं। तो आप देखेंगे कि एंजाइटी, ओसीडी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, और एक बहुत बड़ा जो एक फैक्टर और मैं देख रही हूँ वो है बोर्डम। किसी का अपनी जिंदगी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा, कोई आज 10 मिनट खाली नहीं बैठ सकता, किसी के साथ एक दिन अच्छे से खुश होकर व्यतीत नहीं कर सकता, कुछ घंटे के बाद बोर होने लगते हैं या फिर हम फेडअप हो जाते हैं माहौल से, लोगों से, अपनों से, काम से। तो ये जो साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज है, इसको भी जानना, समझना और हैंडल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आगे आगे और मेंटल डिस्ट्रेसेस और हेल्थ इश्यूज को जो है वो पैदा करता है। थर्ड जो फैक्टर है
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस में उसमें आते हैं हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, जिसमें आप एब्सेंटिज्म है, अगर बच्चे का स्कूल में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो वो उसको मिस करता है। आप अपने वर्क प्लेस पे परेशान हैं, कोई स्ट्रेस वर्क प्लेस से जुड़ा है तो आप कुछ ना कुछ बहाने से छुट्टी करेंगे, आप जाना नहीं चाहेंगे। लो प्रोडक्टिविटी हो जाती है, चाहे वो एक हाउसवाइफ की किचन में ही क्यों ना हो, उसको सब कुछ बनाना आता है। शी इज द परफेक्ट कुक एंड शी वाज सर्विंग हर फैमिली इन सच अ वंडरफुल वे, बट सडनली एवरीथिंग ड्रॉप्ड। वो चीजें उसके हाथ से छूटने लगती हैं, उसको घबराहट होने लगती है, उसको समझ ही नहीं आता कि मैंने ये नमक मिर्च डाला है कि नहीं डाला है। और आप अगर एक पेरेंट हैं तो एज ए पेरेंट आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा हैंडल कर रहे थे, लेकिन अब आप छोटी छोटी बात पे इरिटेट होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपको ढूंढनी होंगी, चेक करनी होगी कि कहीं भी अपनी फैमिली मेंबर में, अपनी टीम में किसी की भी लो प्रोडक्टिविटी है, एब्सेंटिज्म है, उसका मतलब जो एक हाई टर्नओवर एकदम से लो टर्नओवर में हो गया, उसका जो काम करने का तरीका था वो इतना कंप्लेनिंग हो गया है, पहले उसमें एक बार काम कहने से बहुत अच्छे से काम हो पा रहा था। तो हमेशा ये उसकी कैपेबिलिटी या जो एक प्रोफेशनल स्किल है या पर्सनल स्किल है या इंटरेस्ट है वही नहीं कारण हो सकता। कोई ना कोई बैक ऑफ द माइंड एक माउंटेड स्ट्रेस भी होता है जो ये सब कारण पैदा करता है। उसके बाद लोग कोपिंग मैकेनिज्म जो है इसको हैंडल करने के लिए अनअवेयर या अनकॉन्शियसली जितने भी करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अनहेल्दी होते हैं, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग यूज करना, या फिर झगड़ा करना, फ्रस्ट्रेट होना, या फिर बिल्कुल आइसोलेट हो जाना, कट ऑफ हो जाना सोशल एक्टिविटी से, पर्सनल फैमिली से, पर्सनल लाइफ से, फ्रेंड से। ये सारे तरीके जो हैं स्ट्रेस को हैंडल करने के बहुत ही रिस्की हैं, नुकसान वाले हैं। डू यू एग्री विद मी? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स consequences of your stressor। आपके स्ट्रेसर के कॉन्सिक्वेंसेज आपको क्या दिख रही हैं? आप पर्सनली इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? इनकेपेबल, प्रोफिशिएंट फील नहीं कर रहे, आपकी हेडेक या माइग्रेन रहता है, बैकएक रहती है, आपको डिप्रेशन फील होता है, आपको टेंशन फील होती है, आपको लगता है कि आप एग्रेसिव हो रहे हो, आपके काम की आउटपुट कम हो गई है। Somebody feels low in stress, somebody goes isolated, tension, conferenceless, okay, impatient, like shrunk. Procrastination, Rahul ji, thank you so much for writing this because I am coming to that only कि प्रोक्रेस्टिनेशन और अवॉइडेंस जो है वो वर्क प्लेस पे एज वेल एज फैमिली लाइफ में इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपके हर डिसीजन, हर टास्क डिले होने लगती है। आप प्रोग्राम बनाते हैं, आप प्लान करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप अवॉइड करने लगते हैं, जानबूझ के नहीं। इट इज नॉट लेजीनेस, माइंड इट। प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लेजीनेस बोथ आर टोटली डिफरेंट और इनको बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट और हैंडल किया जाता है। तो इसीलिए जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं स्ट्रेस में तो वो आपकी लाइफ के हर फील्ड को, आपके एवरी वॉक ऑफ लाइफ को जो है वो अफेक्ट करती है, नेगेटिविटी लाती है, उसमें डिसीजन मेकिंग आपका जो है वो फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। आपको पता होता है कि मेरी प्रमोशन के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को कौन सा स्किल सीखने की जरूरत है, मुझे अपने वाइफ के साथ कम्युनिकेशन में क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, मेरी तरफ से अगर मेरे बच्चों को कोई कंप्लेन है तो क्या है, मुझे एडजस्ट करने में कहाँ कुछ इम्प्रूव करना है। लेकिन हम पैनिक में, एग्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में या लो फीलिंग में प्रोक्रेस्टिनेट ही करते चले जाते हैं और स्ट्रेस का बहुत बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो इस पे हम एक इंडिविजुअल सेशन करते हैं बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेशन के साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं जो यहाँ मैं आपको शॉर्टली नहीं बता सकती। तो किसी को भी लगता है कि जिंदगी में प्रोक्रेस्टिनेशन उसकी हर्ट कर रही है और उसको वो समझना चाहते हैं, इस दुश्मन से भी वो लड़ना चाहते हैं, तो उसकी ताकत समझने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमें अपने दुश्मन की जड़
दुश्मन की ताकत और कारण पता चल गए हैं। तो अब हम कारण के निवारण भी करेंगे। डू यू एग्री कि आप जहां पहले घुप अंधेरा था वहां कम से कम कोई आशा की किरण अभी नजर आई है? डू यू एग्री विद मी? ओके मोहित जी, थैंक यू। फटाफट सब यस लिख रहे हैं एंड आई होप कि आपको प्रैक्टिकली सच में ये लगता हो कि आपके घुप अंधेरे जो एक स्पेस में स्ट्रेस वाले, स्पेशली नॉट इन लाइफ, आई नेवर विश एंड होप कि आपकी लाइफ में घुप अंधेरा हो। भगवान आप सबकी लाइफ को बहुत सारी उम्मीद और आशाओं से रोशन रखें और आप सब लोग मुस्कुराते रहें। आपकी मुस्कुराहट ही सबसे बड़ी रोशनी लाती है आपकी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में। सो मुस्कुराना कभी नहीं भूलिएगा। अब इस अंधेरी सुरंग में हम लोग लगता था कि फंस गए हैं, नहीं, ये तो रोशनी का सफर है आज, जिसमें हम सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं और अपनी इस नॉलेज से अब हम उस दुश्मन का सामना पूरी ताकत से और उम्मीद से, आशा से, हौसले से, विश्वास से करके उसे धराशायी कर सकते हैं। क्योंकि ये तो आप मानते ही होंगे कि नॉलेज इज कॉन्फिडेंस। मेरे मेंटोर डॉक्टर अतुल मदान का ये फ्रेज है और मुझे वो इतनी खुशी देता है कि मैं अपने हर क्लाइंट से ये शेयर करती हूँ कि नॉलेज इज कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोगों ने आज रीजन में भी लिखा था कि नॉलेज की कमी लगती है। आप किसी भी फील्ड में लगता है आपको कि मैं लैकिंग हूँ, एक्सेप्ट करिए, एक्नॉलेज करिए और फिर जुट जाइए उसकी नॉलेज को अचीव करने के लिए। देखिएगा आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, भले ही वो कोई सा भी फील्ड हो। So now we are going to talk about how to manage stress. ये सब लोग क्लैप करेंगे एक बार स्ट्रेस के लिए, क्योंकि आज हम गुड बाय कहने वाले हैं स्ट्रेस को। आज हम उस भरे हुए गुब्बारे को जो इतना बड़ा दिख रहा था, बस एक छोटी सी पिन के साथ वो सारी हवा निकाल देंगे जिसने हमारी हवा निकाली हुई थी। रेडी? ये क्लैप 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 क्लैप, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आज ये जान लिया होगा कि मेरा सोर्स ऑफ स्ट्रेस का क्या है, कहाँ से आ रहा है, तभी तो हम उसको हैंडल कर पाएंगे, बीट कर पाएंगे। पर्सनल है, एनवायरमेंटल है, ऑर्गेनाइजेशनल है, तो सब आपने लिख लिया होगा। और मैं शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही अच्छी गजल, जिसको थोड़ा सा मोल्ड करके मैंने अपनी किताब आओ छूले आसमां में भी लिखा है, कहीं कहीं अलग अलग चैप्टर्स में। कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफर मिले, कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफर मिले, ये चिराग हैं उन राहों के जिन्हें मंजिलों की तलाश है। तो जब भी आपकी जिंदगी में हादसे हों, मुश्किलें आए, तो उन्हें अड़चने मत समझिए, आप उन्हें अपनी चिराग समझिए, लैंप पोस्ट समझिए, माइलस्टोन समझिए कि ये मुझे स्ट्रेंथ और ताकत देंगे, ये मुझे एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सपीरियंस बनाएंगे कि मैं आगे अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। दूसरा जो हमने आइडेंटिफाई करने के बाद ये भी आइडेंटिफाई करना है कि मेरे पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल या एनवायरमेंटल फैक्टर में कौन सी सिचुएशन है जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती है। कई बार पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेसफुल नहीं होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर रोल, एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जिसकी वजह से हमारा टोटल कट ऑफ हो जाता है या एक मन बुझ जाता है कि हम काम में इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हैं। तो कभी भी अपने स्ट्रेस के कारण को पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या सिर्फ बॉस के साथ जोड़ने में ना यकीन करिए। बॉस होना ही एक अपने आप में बहुत स्ट्रेसफुल प्रोफाइल है, कभी आप बॉस बन के देखिए तब जानेंगे। तो ये भी एक अलग सेशन वाला काम है कि हाउ डिफिकल्ट इज टू बी ए बॉस। उनकी क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं, उनके क्या क्या स्ट्रेस होते हैं, कभी आप अपने बॉस से भी बैठ के पूछिएगा। जिस दिन आप ये पूछेंगे, सुनेंगे, तो यकीन मानिए आप उनके सबसे चहेते टीम मेंबर बन जाएंगे। ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ। जिंदगी में तरक्की के लिए सिर्फ और सिर्फ चापलूसी नहीं की जाती। जो चापलूसी करवा के तरक्की दे वो क्या बॉस हुआ। कभी बॉस की पर्सनल प्रॉब्लम सुनिए,
उनकी प्रॉब्लम्स का हिस्सा बनने की कोशिश करिए। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचिए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए, उनकी तकलीफों के बारे में भी सोचिए, क्योंकि अगर उनकी तकलीफों का निवारण होगा तो आपकी तकलीफें अपने आप कम होंगी। अगर बॉस फ्लरिशिंग है, ऑर्गेनाइजेशन तरक्की कर रही है, तो वो अपनी टीम को, अपने एम्प्लॉयज को और ज्यादा रेज दे पाएगी, प्रमोट कर पाएगी। ये आया मजा? फ्री टिप दी मैंने आपको एक बहुत अच्छी। यस Yes, ma'am. तो आइडेंटिफाई करना है सिचुएशन को, पर्टिकुलर सिचुएशन। फैमिली में भी कई बार शायद ताराचंद जी अपनी पूरी ससुराल वाली फैमिली से ही परेशान हो, उदास हो और नाराज हो वाइफ की वजह से। नो, सिचुएशन इज वाइफ, नॉट द ससुराल वाली फैमिली। तो हमें पहले अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है। हो सकता है आपके ससुराल वाली फैमिली आपकी वाइफ को मैनेज करने में आपको हेल्प ही करे, क्योंकि उन्होंने तो बहुत साल उनको जो है वो एक्सपीरियंस किया है। ओके, ये भी एक टिप है, प्रैक्टिकल टिप जिसको हम कहेंगे। तो अब एक और 2 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जो लोग परेशानियों से भागते हैं, उन्हें मुसीबत का कारण समझते हैं, चुनौतियों को। उन्हें छांव ही बस खा गई, वो पत्तियां न कभी हरी हुई। उन्हें छांव ही बस खा गई, वो पत्तियां न कभी हरी हुई। उन्हें धूप लगनी ही चाहिए, जिन्हें बादलों की तलाश है। आपको पता है कि जब भी हम प्लांटेशन करते हैं किसी भी तरह के, चाहे वो फूल हैं, चाहे वो फसल है, कुछ भी है, हर एक को बराबर की धूप और छांव चाहिए, बराबर का पानी चाहिए। कोई भी चीज एक्सेस में होगी, कोई भी चीज की कमी होगी, तो वो फल फूल नहीं सकता। इसी तरह जिंदगी में सुख दुख और चुनौतियां और मुश्किलें हैं, जिन्हें आप परेशानी का कारण मानेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रो करने में आप पीछे रह जाएंगे, स्ट्रांग होने में आप पीछे रह जाएंगे। जितने भी आप लोग सक्सेसफुल देखते हो, स्ट्रांग देखते हो, हार्ड हेडेड देखते हो, सॉलिड बैकग्राउंड के देखते हो, उन्होंने कहीं ना कहीं मुश्किलों का, चुनौतियों का सामना किया है। तभी जिनको सब कुछ आसानी से प्लेटर पे सजा हुआ मिल जाता है, वो बहुत ही कम कामयाब होते हैं। ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है जो हम हर जगह अपने आसपास देख सकते हैं। सो आगे है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस है आपको, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, किसी भी प्रोफाइल में हो, किसी भी वर्क प्लेस पे हो, तो आप अपने सुपरवाइजर या सीनियर या टीम लीडर से बात करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बात इतनी बड़ी नहीं होती, सिचुएशन इतनी स्ट्रेसफुल नहीं होती, लेकिन मेरा परसेप्शन, मैं उसे किस चश्मे से देख रहा हूँ, अगर मैंने ब्लैक डार्क ग्लासेस डाल दिए तो मुझे वो सिचुएशन पूरी की पूरी काली दिखेगी। हो सकता है अपने सुपरवाइजर, टीम लीडर या बॉस से बात करके मुझे एक ग्रीन या पिंक चश्मा मिल जाए, कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जिसके बाद मेरे को स्ट्रेस लगे ही नहीं या वो बहुत कम लगे। तो कभी कभी हमारी परसेप्शन ही इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट पर्सनालिटीज में डिफरेंट थिंकिंग स्टाइल्स होते हैं, जो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशंस में बताते हैं कि आपका थिंकिंग पैटर्न जो है वो भी आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी अड़चन पैदा कर सकता है। ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, फिल्टर्ड थिंकिंग से देखते हैं, कैटास्ट्रोफाइजिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, एंड ऑफ रीजंस हैं थिंकिंग स्टाइल्स के। तो जब भी आप सीनियर से बात करें, सुपरवाइजर से बात करें, बॉस से बात करें, टीम मेंबर से बात करें, तो मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही मजेदार सैंडविच टेक्निक या बर्गर टेक्निक। सीधा तपाक से जाके हमेशा इशू, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, परेशानी या नाराजगी नहीं बतानी होती है। पहले आप एक पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, बिल्कुल उस बर्गर की सॉफ्ट डेलिकेट टिक्की की तरह, बन की तरह। उसके बाद अपनी प्रॉब्लम बताइए, उस करारी तीखी टिक्की की तरह जो बर्गर के अंदर होती है, फिलिंग होती है जितनी भी, मसालेदार, कड़वी भी हो सकती है किसी के लिए। फिर आप एंड में जो बात क्लोज करें वो भी एक सॉफ्ट बन से करें या ब्रेड पीस से करें। तो पॉजिटिव शुरुआत, पॉजिटिव एंड, और बीच में रखनी है अपनी नाराजगी वाली, परेशानी वाली, स्ट्रेस वाली बात। क्योंकि हो सकता है कि जिस इंसान से आप बात करने जा रहे हैं वो खुद ही किसी और स्ट्रेस से शिकार हो। इस वक्त ये जो स्ट्रेस है ना, ये हमारे अंग अंग में बसा हुआ है, हर वक्त हमारे संग रहता है, हर किसी के संग रहता है। कोई एक्सप्रेस नहीं करता, किसी को मैनेज करना अच्छी तरह से आता है, कोई स्ट्रांग है लेकिन स्ट्रेस नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप भी एक और स्ट्रेस ऐड कर देंगे तो हो सकता है
सॉल्यूशन की बजाय आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव रिमार्क्स या नेगेटिव कमेंट्स मिल जाएं। तो बर्गर या सैंडविच टेक्निक याद रखिए, ये बच्चों पे भी अप्लाई होती है और वाइफ पे भी अप्लाई होती है। तो जिससे भी आपने अपनी इंटरपर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इसी टेक्निक के साथ करिए। नेक्स्ट हम इसके बारे में बताते हैं, कम्युनिकेट विद सीनियर्स, सॉरी सुपरवाइजर, सीनियर्स या टीम मेंबर्स। कम्युनिकेट करिए। ऐसा नहीं है कि एक कारण इतना स्ट्रेसफुल हो गया, एक सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो गई, तब हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप अपने रेगुलर रूटीन में अपने टीम मेंबर से, सीनियर से, सुपरवाइजर से, सबऑर्डिनेट से, जूनियर से बात करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, एक्सप्रेस करते रहेंगे, तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन शायद कभी बने ही नहीं। अचानक से आए हुए एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए भी फिर आप उनसे अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। बहुत कम वो लोग पसंद किए जाते हैं जो सिर्फ टीम में या सीनियर्स के साथ या बॉसेस के साथ अपने मतलब के लिए, अपनी परेशानियों के लिए ही सिर्फ जाके बात करें और आगे पीछे वो अपनी शक्ल ही ना दिखाएं। उनको लगे कि इतने घंटे की हमने जॉब कर ली, दैट इज एनफ। नो, ये पर्सनल रिलेशनशिप में भी बहुत मायने रखता है कि जब आपकी जरूरत है देन यू फाइंड आउट मेरे आसपास कौन है, कोई मेरे लिए अवेलेबल हो, मुझे सुने। लेकिन आप कितनों के लिए अवेलेबल होते हैं, ये जरूर आप ध्यान रखिए। आप अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी निभाते हैं, ये भी आप ईमानदारी से इवेलुएट करते चलिए साथ साथ। सो कम्युनिकेशन इटसेल्फ इज ए इम्पॉर्टेंट स्किल मोस्ट ऑफ अस लैक, जिसकी वजह से इतनी सारी परेशानियां आ जाती हैं। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, शब्दों का चुनाव हमें अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है और तनाव मिटाने की बजाय तनाव को और बढ़ा सकता है। तो शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ के करिए अपने हर फील्ड में। आगे एक है कि मैनेज करना है स्ट्रेस को, तो हम हेल्दी रिस्पॉन्सेज डेवलप करें। हेल्दी रिस्पॉन्सेज मतलब चिड़े रहना, गुस्सा रहना, एग्रेशन दिखाना, कट ऑफ कर लेना, मुंह सुजा लेना, किसी भी जगह पे, घर में, फैमिली में, सोसाइटी में, कहीं भी, वर्क प्लेस पे, बहुत बार लोगों के फेस पे और बॉडी लैंग्वेज पे वो स्ट्रेस का कारण दिखता है। वो एक्सप्रेस करें ना करें, आप एक्सप्रेस करें ना करें, बॉडी एक्सप्रेस करती है। डू यू एग्री? आपको समझ आ जाता है वाइब से? मुझे तो ये बहुत ज्यादा इंट्यूशन हो जाती है। आई कैन वेरी वेल recognize the stressor या the person around me who is facing any stress। तो ज्यादा बार ऐसा नहीं होता कि कोई माइंड रीडर हो, साइकोलॉजिस्ट हो आपके आसपास, या कोई इतना प्रोफेशनली ट्रेंड हो कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करके ही पूछ ले कि भैया क्या बात है, क्या परेशानी है। तो बहुत कम होता है, बिकॉज एवरीबडी इज लॉस्ट इन देयर ओन स्ट्रेसेस। आप ये समझ के चलिए। तो इसलिए आपका हेल्दी रिस्पॉन्स होना बहुत जरूरी है। हेल्दी रिस्पॉन्स सिर्फ हेल्दी कम्युनिकेशन की मैं बात नहीं कर रही, हेल्दी बॉडी रिस्पॉन्स की बात नहीं कर रही, मैं हेल्दी थिंकिंग की भी बात कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप स्ट्रेसफुल थिंकिंग रखते हो, हर चीज को स्ट्रेसफुल तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हो, पैनिक के साथ, फियर के साथ, तो फिर एक हार्मोन हमारी बॉडी में जनरेट होता है जिसे हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। किसी ने लिखा था डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये जो कॉर्टिसोल है, एक्चुअली ये नेचर्स बिल्ट इन अलार्म सिस्टम है। हर एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी में एक अलार्म सिस्टम है जो एक बॉडी का मेन स्ट्रेस हार्मोन है, और ये वर्क करता है सर्टेन पार्ट्स ऑफ हमारे ब्रेन के साथ, जो हमारे मूड को, हमारे मोटिवेशन को, हमारे फियर को, हमारी जजमेंट को और हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आप हर चीज में स्ट्रेस लेते हैं तो इसलिए आपकी मोटिवेशन लो रहती है, आप डिसीजन मेकिंग आपकी फ्लक्चुएटेड रहती है, आप कम्युनिकेशन में प्रॉपर नहीं कर पाते, वीक हैं या एग्रेसिव हैं। तो कोशिश करिए बैलेंस तरीके से हम लोग इस कॉर्टिसोल को जनरेट करने में अवॉइड करें, इससे जनरेशन में रोकें। और इसके लिए हमें एक, अगर होता भी है, कई बार क्या है कि इट इज नॉट कॉन्शियसली डन, आपकी पर्सनैलिटी का बाय प्रोडक्ट ही यही है, आपकी पर्सनैलिटी टाइप ही ऐसी है, आपके बॉडी के हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो ही ऐसा है कि बैलेंस इम्बैलेंस हुआ हुआ है और उसमें हमेशा एक स्ट्रेस हार्मोन बना ही रहता है, या फिर आपके आसपास के लोग और सिचुएशन ही ऐसी हैं कि आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो उसका भी तोड़ मैंने आपको बताना है, डराना नहीं है, सिर्फ आपको इंफीरियर फील नहीं कराना है, मुझे उसका तोड़ भी बताना है। और वो है हैप्पी हार्मोन, कि आप डेवलप करिए अपनी बॉडी में ऑल्टरनेट हैप्पी हार्मोन, क्योंकि
हमेशा कड़वाहट को खत्म करने के लिए हम मीठा खाते हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन को, उसके इम्पैक्ट को लो करने के लिए, उसकी जो एक स्ट्रेंथ है, उसकी जो हमारे ऊपर असर है, उसे लो डाउन करने के लिए हमें एक और हार्मोन डेवलप करना है, डोपामिन और एंडोर्फिन। ये जो है वो हेल्दी एंड हैप्पी हार्मोन्स हैं, जो एक्साइट करते हैं आपको, स्टिमुलेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। आप बहुत ज्यादा चैलेंजेस लेने के लिए ईगर हो जाते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने लगती हैं, आप बदतर से बेहतर होने लगते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि जब आप दिशा बदल देते हो तो दशा बदल जाती है। एक रास्ता ठीक नहीं है तो चलो दूसरा रास्ता अपनाते हैं, ऑटोमेटिकली सिचुएशंस जो हैं वो चेंज होने लगती हैं। और इसमें बहुत सारे तरीके हम बताते हैं, मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, एक्सरसाइज है, लाफ्टर शो देखना है। ये भी एक पूरा इंडिपेंडेंट सेशन है। तो अभी शॉर्टली मैं आपको यही बताऊंगी कि हैप्पी हार्मोन जनरेट करने की कोशिश करिए अपनी लाइफ में, तो मैनेज कर सकेंगे आप स्ट्रेस हार्मोन को। वर्क प्लेस पे या फैमिली में अगर आपके ऊपर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, ओवर वर्क है, जैसे एक दो लोगों ने बीच में लिखा था कि वर्क प्रेशर है या ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है हमें कंफ्यूज करने का कि हम क्या करें क्या ना करें। कुछ भी हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेलीगेट द ड्यूटीज। आप अथॉरिटीज हैं, चार्ज है, वो डेलीगेट करिए। मैं भी एक ऐसा टीम लीडर या बॉस रही हूँ जो इतना पैनिक और स्ट्रेस में रहती थी, बिकॉज मल्टीटास्किंग की आदत है, मल्टी प्रोफाइल में काम करते हैं, सिर्फ एक करियर काउंसलर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक ऑथर, एक फीचर राइटर, उसके बाद अगर आप कहें एक वाइफ, मदर, डॉटर इन लॉ, एक टीम लीडर, सो इतने एक क्रिएटिव डिजाइनर, इतने सारे प्रोफाइल्स में जब हम काम करते हैं और सब कुछ परफेक्शन से करना, ये जो परफेक्शन सिंड्रोम है ये हमें बहुत अपसेट करता है। तो तब कुछ कुछ अपने कामों में दूसरे लोगों को शामिल करिए। वो लोग कभी भी तरक्की नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते, एडिशनल चीजें, नई चीजें नहीं सीख पाते, जो किसी भी कुर्सी, प्रोफाइल या डेजिग्नेशन पे ऐसे कुंडली होता है ना, सांप कुंडली मार के बैठता है, ऐसे बैठ जाते हैं कि कोई दूसरा ना मेरे जैसा हो जाए, कोई दूसरा ना मेरे जितना स्किलफुल हो जाए, उसे ना समझ आ जाए कि मैं कैसे काम करता हूँ। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारी ग्रोथ का, हमारी प्रॉब्लम ग्रो करने में, राइज करने में, प्रमोशन में और स्किल डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोड अटकाता है, और जो बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण भी बनता है। तो अपने अपने माहौल के हिसाब से, अपनी अपनी काम की चुनौतियों के हिसाब से थोड़ी थोड़ी ड्यूटीज डेलीगेट करिए। आज अगर मेरे सेशन में मुझे कुछ हाउसवाइफ्स भी सुन रही हैं कि फिर से लॉकडाउन हो गया है, पिछले साल वाला माहौल बन गया है, बच्चे घर पे हैं, हस्बैंड्स घर पे हैं, हर बंदा वर्क फ्रॉम होम में पागल हुआ पड़ा है और किचन का सारा स्ट्रेस आपके ऊपर आ गया है, तो प्लीज सभी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के काम डिवाइड करिए। आपकी हेल्थ फिजिकल हो या मेंटल हो या इमोशनल हो, बहुत जरूरी है कि वो फिट रहे, तभी आप सबको सर्व कर पाएंगे। आप अपने कामों में दूसरों को खुशी खुशी शामिल कर सकती हैं अगर आप पूछेंगी। आप पूछती ही नहीं है, एवरीबॉडी इज हैप्पी टू हेल्प। सो बहुत ग्रेट डील है टू शेड ऑफ एडिशनल स्ट्रेस ड्यू टू ओवर प्रेशर और टाइम कंज्यूमिंग टास्क, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, टू डेलीगेट और टू असाइन जॉब्स टू जूनियर्स, सबऑर्डिनेट्स, टीम मेंबर्स टू शेयर योर स्ट्रेस। और स्ट्रेस बंटते ही खत्म हो जाता है, इकट्ठा नहीं करना है, वो हमें डिवाइड कर देना है। दुख हमेशा बांटने से कम हो जाता है, खुशी हमेशा बांटने से बढ़ती है, और इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी सुधर जाता है। बहुत सारा टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास लाइफ स्किल कोचिंग के लिए, जब भी लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल या पर्सनल, तो उसमें बहुत बड़ा एक डिमांड होती है टाइम मैनेजमेंट की, कि मुझे समझ नहीं आता मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करूं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन या डिलेइंग द टास्क जो है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिले करना, इज द मेन कॉज ऑफ एनहेंसिंग स्ट्रेस। इफ यू फेल इन अटेम्प्टिंग टास्क इन टाइम, लर्न टाइम मैनेजमेंट स्किल्स टू अवॉइड स्ट्रेस। मैं यहाँ टाइम मैनेजमेंट की टिप्स नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सेशन, लेकिन आपको ये सीखनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैव टू बी लर्नड। ये कोई कमी की तरह मत लीजिए। अगर किसी ने आपको कह दिया कि तेरी टाइम मैनेजमेंट बड़ी खराब है, तुम्हारी मेमोरी की प्रॉब्लम है, तुम भूलते बहुत हो,
सो व्हाट, एवरीबडी हैज फ्लॉज। सो आपकी भी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होंगी, कुछ वीकनेस होंगी। हमें अपनी वीकनेसेस पे हमेशा काम करने के लिए तैयार रहना है और उन्हें अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते रहना है, जिससे आपका स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा मैनेजेबल हो जाएगा। हॉबीज को नर्चर करिए, गार्डनिंग है, म्यूजिक है, थॉट जर्नलिंग है कि आपको अगर बहुत सारे स्ट्रेसफुल थॉट्स आते हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उन्हें लिखिए डायरी में, किसी से शेयर करिए। बहुत ज्यादा ये जो है रिलीविंग होता है, वेंट आउट करना बहुत जरूरी होता है इमोशंस को। राइटिंग करिए, रीडिंग करिए, जो पॉडकास्टिंग करिए, आपकी आवाज अच्छी है, आपके पास अच्छे आइडियाज हैं, आपके पास मोटिवेशनल कोट्स हैं, स्टोरीज हैं, तो प्लीज गो लाइव एंड शेयर विद पीपल। बहुत सारे लोगों को जरूरत है आज। कोई क्रिएटिव टास्क करिए, ड्राइंग करिए, पेंटिंग करिए, स्केचिंग करिए, कुछ भी करिए, ये बहुत अच्छे स्ट्रेस बस्टर्स हैं। आप पेट रखिए, पेट थेरेपी इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेस बस्टर इन ए ह्यूमन लाइफ that I have experienced in so many years. आपके आसपास कोई भी आपको वेलकम करने वाला, ग्रीट करने वाला नहीं है, प्यार करने वाला नहीं है, तो प्लीज अडॉप्ट ए पेट, एनी काइंड ऑफ पेट। दे लव यू अनकंडीशनली। सो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमें अपने तरीके से, अपने आसपास, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करना है। Too many platforms available to reach masses. आज सोशल मीडिया की वजह से इतने सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहां आप अपना स्किल या अपनी इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसे यहाँ इकट्ठा करके सारा कुछ डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज एंड माइंडफुलनेस बहुत जरूरी हैं उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में किसी भी तरह का स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर मिसमैनेजमेंट है। वो जितनी एक्सरसाइज कर सकें अपनी बॉडी के हिसाब से, अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टाइम के हिसाब से, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज। यूट्यूब पे आप कुछ भी ढूंढेंगे, आपको अपने हिसाब से हर तरह की इजी चीज मिल जाएगी। और माइंडफुलनेस कोई मेडिटेशन नहीं है। माइंडफुलनेस वही थॉट जर्नलिंग है कि आप अपने बारे में जानिए, अपने आप को समझिए, अपने बारे में लिखिए, और आपको किस चीज के में हेल्प की जरूरत है, प्रोफेशनल हेल्प की, प्रोफेशनल स्किल की, तो उसके लिए जरूर राइट हेल्प तक पहुंचिए। जो ग्रेट स्ट्रेस बस्टर है टू प्रोड्यूस एंडोर्फिन एंड डोपामिन प्लस गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को मेंटेन करती है एक्सरसाइज एंड माइंडफुलनेस। सो अब हमने ज्यादातर, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको एक मोटा मोटा शॉर्ट में डायरेक्शन दिया है कि अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है तो आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज जो हमने देखे, आपकी लाइफ में स्ट्रेस के जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं उन्हें आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा किंतु है। आज आप सबने बड़े तसल्ली से, तल्लीनता से, बड़े अटेंटिव होकर आज का ये सेशन सुना, थैंक यू सो मच। लेकिन नोइंग इज नोइंग एंड डूइंग इज डूइंग। मोस्टली हम अपने इरादों में फेल कब हो जाते हैं, मोस्टली हमारी नॉलेज क्यों यूजफुल नहीं रहती अगर हम उसे अप्लाई नहीं करते। तो सिर्फ हमें इस नॉलेज को इकट्ठा करके अब इसे बंद करके नहीं रख देना है। आज अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने फैक्टर पे काम करना है। थ्योरी इज नॉट सफिशिएंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज एक्चुअली दिस सेवियर। अगर आपको बचना है स्ट्रेस से, मैनेज करना है, उसे अपनी लाइफ से हटाना है, इस दुश्मन को, जैसे उस राजा ने 2 जासूस भेजे, सारा कुछ वो टेक्निक ले आए, सब उसकी ताकत और कमजोरियां ले आके उन्होंने राजा को बता दी, तब वो फिर ओवर कॉन्फिडेंट होके बैठ जाता कि अब मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अब मैं उसे हरा दूंगा। क्या वो हरा सकता था? हेलो, सिर्फ अपने जासूसों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके क्या वो ओपोनेंट को हरा सकता था? No. नो। उसके लिए उसने स्ट्रेटजी बनाई, उस पे एक्शन लिया, वो इंफॉर्मेशन को उसने एक बहुत ही बड़ी दौलत की तरह, खजाने की तरह, वैल्यूएबल प्रीशियस इंफॉर्मेशन को यूज किया और फिर अपने तरीके से उसकी स्ट्रेटजी जो है वो बनाई। स्ट्रेटजी बनाने के लिए थोड़ा सा माइंडफुल होना बहुत जरूरी है, अपनी जिंदगी को इवैल्यूएट करना, खुद को इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद उसे हमें अप्लाई करना है टू क्रिएट योर ओन एक्शन प्लान। मैं आज आपको यहाँ एक्शन प्लान देने नहीं आई हूँ,
मैंने आपको स्ट्रेस के से मिलवा दिया, स्ट्रेस की रूट कॉजेस के बारे में बता दिया, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बता दिया, फैक्टर्स के बारे में बता दिया और मैनेज कैसे करना है ये बता दिया। लेकिन हम आप सबकी जिंदगियों में नहीं जा सकते, आपकी पर्सनल सिचुएशंस और उनको कॉन्सिक्वेंसेस को मैनेज नहीं कर सकते। यस, हम थोड़ा सा एक्शन प्लान, जो एक मेरी इच्छा थी कि थोड़ा एक्शन प्लान मैं आपको जरूर दूं, और उसके लिए अब आप सब लोग जल्दी जल्दी विद इन सेकेंड एक प्लेन पेपर और पेन ले लीजिए, या फिर कहीं टाइप कर सकते हैं तो टाइप कर दीजिए प्लीज। अब मैं आपको कुछ टास्क देने वाली हूं जो आपको अपने अपने लेवल पे करनी है टू क्रिएट योर ओन एक्शन प्लान। एवरीबॉडी इज रेडी? जब तक आप सब लोग पेपर लेते हैं, कुछ ना कुछ लेते हैं लिखने के लिए, तब तक मैं अपनी दूसरी बुक आओ छू ले आसमां में से आपको फिर कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। जिंदा दिल हैं जो, जिंदा दिल हैं जो, उन्हें क्या डराएंगी मुश्किलें, वो तो तूफानों को भी पतवार बना लेते हैं। निष्ठा की ताकत बसती है जिनके मन में, निष्ठा मतलब डेडिकेशन, पूरी श्रद्धा भावना, पूरा अब सोच लिया है, मोटिवेट हो गए हैं कि एक्शन प्लान करेंगे ही करेंगे। निष्ठा बसती है, सॉरी, निष्ठा की ताकत बसती है जिनके मन में, वो तो तनावों की भी धज्जियां उड़ा देते हैं। यस, सो हम तनाव की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हैं। तो आपने सबसे पहले ये पता लगाना है कि व्हाट स्ट्रेस ट्रिगर्स कैन आई एलिमिनेट फ्रॉम माय लाइफ इन नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते में मैं अपनी जिंदगी में से कौन सा स्ट्रेस का जो ट्रिगर है या सोर्स है वो मिटा सकता हूं, हटा सकता हूं, घटा सकता हूं या सकती हूं। What stress triggers can I eliminate from my life in the next week? Clear to everyone? Should I go ahead? Number 2. What are my telltale signs or symptoms that my stress response system has been activated? आप ज्यादातर लोगों से बात करते हैं ना, जब जैसे मेरे पास कुछ फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स किसी का रेफरेंस लेके आते हैं कि मैम ही और शी इज इन ट्रबल, प्लीज इसके साथ बात करिए, इसको साइकोलॉजिकल हेल्प की या काउंसलिंग की जरूरत है, ये बहुत स्ट्रेस लेता है या लेती है। स्पेशली मदर्स को जब लाते हैं, पेरेंट्स को या छोटे बच्चों को, कहते हैं मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, नो आई एम नॉट इन स्ट्रेस, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, बिकॉज वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे अपने साइंस, अपने सिम्टम्स। लेकिन अब आपको मैंने 3 फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल सिम्टम्स बता दिए हैं, तो आपने अपने सिम्टम्स नोट डाउन करने हैं। नंबर 3, सॉरी, प्लीज रिपीट सेकंड वन। ओके, व्हाट आर योर सिम्टम्स और साइंस जो आपको बताते हैं दैट माय स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम हैज बीन एक्टिवेटेड, कि मेरे अंदर का सिस्टम भी मुझे स्ट्रेस दे रहा है, मेरा इंटरनल अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है, बट कॉन्शियसली या बाहर से मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर रहा। नंबर 3, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आई नोटिस व्हेन आई फील स्ट्रेस्ड। अगर आपको लगता है कि यहाँ आप स्ट्रेस होते हो, आपका स्ट्रेस ट्रिगर होता है, तो सबसे पहला सिग्नल क्या होता है? क्योंकि अगर हम अपने दुश्मन को शुरुआत में ही पकड़ लेंगे तो फिर उसके हमले का कोई कारण ही नहीं रहेगा, हम हमला तो बिल्कुल अवॉइड ही कर सकते हैं अगर हमें पहले से ही फर्स्ट स्टेप पे ही हमने उसे पकड़ लिया। What is the first thing I notice when I feel stressed? Number 4, how can I interrupt the pattern of behavior I have developed in response to the activation of my stress response system? मतलब कि मैंने अपने स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करने के चक्कर में, जब मेरे पे कोई स्ट्रेस आता है तो मेरे बिहेवियर में कौन कौन से पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आ गए हैं, कौन कौन से साइड इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस बिहेवियरल आ गए हैं जो मुझे इंटरप्ट करने हैं, ब्रेक करने हैं, इंप्रूव करने हैं, मॉडिफाई करने हैं। जब आप ये समझ पाएंगे तभी आप उन पे काम कर पाएंगे और आप अपने स्ट्रेस को घटा पाएंगे।
Number 5, what is a stressor that I cannot change? Obviously बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 देशों की जब लड़ाई हुई, उनका वो सब कुछ पता करके लाए, तो स्ट्रेटेजी में राजा जो है वो ये नहीं लिख सकता था या सोच सकता था कि मैं उसका सेनापति उठवा लूं, क्योंकि वो उसकी ताकत थी, वो सेनापति. वो बड़ा अनअवॉइडेबल या अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है कि उसकी सेना और सेनापति बहुत अच्छे हैं. वो उनको कॉपी नहीं कर सकता, उनको किडनैप नहीं कर सकता. इसी तरह कई बार हमारे आसपास भी अनअवॉइडेबल स्ट्रेसर होते हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते. देन हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? हाउ कैन आई चेंज माय माइंडसेट एंड थॉट्स रिलेटेड टू दैट स्ट्रेस? ताराचंद जी, यहाँ मैं वाइफ की बात भी कर सकती हूँ. आई एम सॉरी मिसेस ताराचंद जी, अगर आप सुन रही हैं तो मैं माफी चाहूंगी. बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से ये मैं बात कर रही हूँ, प्लीज ये पर्सनली नहीं लीजिएगा. लेकिन अगर आप अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में हैं, थैंक यू, तो उसके लिए फिर आपको थैंक यू, उसके लिए आपको थॉट जो रिलेटेड आपकी स्ट्रेस से रिलेटेड थॉट्स हैं, परसेप्शंस हैं, माइंडसेट है, आपका बिहेवियर है, कॉन्शियसली आपको मेहनत करके उसको बदलना पड़ेगा. कुछ ना कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा जब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. उसके लिए भी हम सेशंस करते हैं. हाउ टू मैनेज माय स्ट्रेस, पर्सनली मेरा स्ट्रेस, मेरे को उसके लिए तरीके बताओ. सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल सेशंस. एंड लास्ट वन, हाउ वुड दैट माइंडसेट शिफ्ट इम्पैक्ट माय एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस? अगर आप अपने अपने लेवल पे अपने अपने माइंडसेट को, अपनी अपने देखने के नजरिए को, अपनी अपनी सोच को, अपने रिस्पॉन्स सिस्टम को बदल पाए, तो आपने उसके इफेक्ट को भी नोट करना है कि मेरी जिंदगी में क्या अच्छा हुआ है. देखिए, जितने भी लोग आप यहाँ हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि सबको कंप्यूटर की नॉलेज कुछ ना कुछ होगी, प्रोग्रामिंग की नॉलेज होगी. जब भी हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं, कोडिंग करते हैं, हम सबसे पहले एक आउटपुट सामने रखते हैं. हम अपना घर बनाते हैं तो हम सबसे पहले नक्शा बनाते हैं. अपने ड्रीम हाउस को हम कहीं ना कहीं पेपर वर्क पे जो है वो लेते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली इनपुट, इंस्ट्रक्शंस या फिर काम करना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आपके सामने वो लिखा होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, क्या स्ट्रेस आपको क्या तकलीफ दे रहा है, जिस तकलीफ को आप हटाना चाहते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपकी लाइफ के ऊपर जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं. धीरे धीरे उन्हें कट ऑफ करना है, और ये आपको एक हिम्मत देता है, एक हौसला देता है, एक होप देता है, उम्मीद देता है कि yes, I can manage my challenges, I can manage my difficulties, I can manage my problems. I'm not always dependent. I can work on myself, because now, today, you hold the cards. You are powerful or still facing fear and doubt? लिखिए जल्दी जल्दी. पावरफुल हैं तो पीएफ लिखेंगे, फियरफुल हैं तो एफएफ लिखेंगे. जल्दी जल्दी. पीएफ, एफएफ. वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू सो मच for increasing my power and strength also. PF, very good. ताराचंद जी, क्यों फियरफुल हैं अभी? आप लिख सकते हैं रीजन, प्लीज जरूर शेयर करिए. व्हाई यू आर फियरफुल? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी. ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी कह सकते हैं रिमार्केबली अडेप्टेबल क्रिएचर्स. वो जो भी चाहें उसे अडेप्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो. एंड वी कैन टॉलरेट ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस, एंड वी ऑफन गेट वेरी कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल. दिक्कत सिर्फ यही है, हम चाहें तो हम टॉलरेट कर सकते हैं ऑलमोस्ट एनी सर्कमस्टांसेस एंड एनी काइंड ऑफ लाइफ, वाइफ और हस्बैंड, बट ज्यादातर हमें अनकंफर्टेबल रहने में मजा आता है. तो अपने आप को चेक करिए, कहीं आपको ही तो नहीं ऐसा लग रहा. आपने फियरफुल लिखा, पावरफुल हुआ आपके लेक्चर के बाद. थैंक यू सो मच. और आप ये यकीन करिए कि आप
सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें। कई बार हमारी अपनी हैबिट्स, हमारी अपनी आदतें, हमारे अपने ही सोचने का, समझने का तरीका या काम करने का तरीका ही हमारे स्ट्रेस का कारण होता है। और हैबिट्स पे एक बहुत ही वंडरफुल सेशन हम करते हैं, हैबिट्स ऑफ मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल, हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर हैबिट्स इफ यू आर नॉट हैप्पी विद देम। तो हैबिट ग्रिड बनाना सिखाते हैं हम अपने पर्सनल सेशंस में या कॉर्पोरेट सेशंस में। ये मैं इसलिए साथ साथ बता रही हूँ, अपनी सेल्फ प्रमोशन के लिए नहीं, ये अजय सर के लिए थोड़े से टिप्स हैं कि अगर वो अपने टीम की जरूरत के हिसाब से कल को कोई भी सेशन प्लान करना चाहें, तो मैं इसीलिए साथ साथ जरूरत के हिसाब से यहाँ सेशंस के बारे में बात कर रही हूँ। रिमेंबर समटाइम्स चेंज इज हार्ड। बदलाव आप सबको करना पड़ेगा, कुछ खुद में, कुछ अपनी सोच में, कुछ आपको अपने आसपास के लोगों में, सिचुएशंस में, सर्कमस्टांसेस में। तो चेंज हार्ड है, इवन इफ इट इज अ पॉजिटिव चेंज। ह्यूमन नेचर है कि हम इतना कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, इवन अपनी डिफिकल्टीज, इनएबिलिटीज और डाउट्स और फियर्स के साथ भी, कि हम उसी के साथ जीना पसंद करते हैं। बदलाव के लिए बड़ी मुश्किल होती है हमें, चाहे वो बदलाव हमें बेहतरी के लिए ही दिखाया जा रहा हो। That's because our good old brain, जो हमारा दिमाग तैयार हो गया, अब तक पक गया है, वो really wants to keep us in our old comfort zone। वो हमें सेफ रखना चाहता है। वो कहता है चुनौती मत लो, मुझे मत बदलो, मैं तुम्हारा साथी हूँ। स्ट्रेस भी वही है। स्ट्रेस कहता है प्लीज मेरे को जगह मिली आपके मन में, दिमाग में, तन में, आपके काम में, अपने फैमिली में, तो मुझे यहाँ से मत निकालो, बेघर मत करो। लेकिन हमने कभी अपने दुश्मन को अपने घर इनवाइट नहीं किया, तो हम स्ट्रेस को क्यों साथ बांधे रखेंगे? हम उसके निवारण के लिए जरूर काम करेंगे। It all comes back to safety and survival. Our brain knows how to keep safe in our comfort zone. तो हमने अपने ब्रेन को चुनौती भी देनी है। स्ट्रेस को चुनौती देने से पहले माइंड को भी चुनौती देनी है। माइंड इतना गेम्स खेलता है कि वो हमें बार बार हराने की कोशिश करता है। इस बार हमने अपने फियरफुल, डाउटफुल, स्ट्रेसफुल माइंड को हराना है, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा पाते हैं। Comfort zones are not where growth happens. Always remember, जो comfort zone में खुश है, सेट है, challenges के लिए, चुनौतियों के लिए, बदलाव के लिए, growth के लिए, learning के लिए, adaptation के लिए तैयार नहीं है, तो वो कभी growth के लिए भी तैयार ना हो। Just remember this, when it gets hard, learn to rest, not quit. Quit नहीं करना है, थोड़ा आराम करना है, थोड़ी ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेने के लिए मैंने आपको हॉबीज बताई हैं, अच्छी हेल्दी एक्सरसाइजेस बताई हैं, रीडिंग बताई है, गार्डनिंग बताई है, म्यूजिक बताया है, बहुत कुछ आप कर सकते हो। आप मेरे को फोन कर सकते हो क्योंकि आज के बाद आप सब ने सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि जब भी मैंने पंख खोले उड़ानों के लिए, जब भी मैंने पंख खोले उड़ानों के लिए, हम बन गए चुनौती आसमानों के लिए। उस पंछी की तरह जिसके पर काटने की कोशिश की गई, जिसके ऊपर पानी डाल के उसके पंखों को भारी किया गया, जिसको पिंजरे में कैद करने की कोशिश की, लेकिन उसने उस सिचुएशन से बाहर आके सिर्फ और सिर्फ इस जमीन को ही नहीं, आसमान को भी जीत के दिखाया। The joyful, fulfilled life you deserve is truly waiting for you. And now you have the power. Explore the mindset you need to realize your dreams. हार नहीं माननी है अपनी माइंडसेट से। So, are you ready for this joyful life, fulfilled life? Thank you पंकज जी। आप सब लोग एक जाके टी साइकिल भी जरूर चेक करिएगा। साइकोलॉजी में एक टी साइकिल होता है, थॉट, इमोशन एंड एक्शन साइकिल। ये बहुत वाइड एक ब्रॉड कंसेप्ट है, मैं यहाँ अभी कर नहीं सकती टाइम की कमी करके, लेकिन ये आपकी थिंकिंग पे होता है कि आपके विचार कैसे हैं किसी भी चीज को लेके, सिचुएशन को लेके, काम को लेके, बॉस को लेके, वाइफ को लेके, फ्रेंड को लेके, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, किसी से के लेके आपके विचार कैसे हैं। बिकॉज हमारा हर विचार हमारा भविष्य बना रहा होता है, क्योंकि जहां हमारी सोच जाती है हमारी शक्ति भी वहीं बहती है। All our efforts, energies, they flow with our thoughts. So अपनी थॉट को मैनेज करिए, थॉट को चेक करिए, उन्हें थोड़ा सा मैनिपुलेट करिए, थोड़ा सा उन्हें भी चेंज करिए,
ऑटोमेटिकली आपकी इमोशंस और फीलिंग्स चेंज होंगी, ऑटोमेटिकली आपके एक्शंस चेंज होंगे, बिहेवियर चेंज होंगे। एंड फॉर योर एक्शन प्लान, इफ यू फील हेल्पलेस कि मुझसे मेरा एक्शन प्लान नहीं तैयार हो पा रहा, मैं चाहता हूं, मुझे समझ आ गया, देन टू डिजाइन और इम्प्लीमेंट यू मे आस्क फॉर सेशन। ओके, सो जाते जाते एक और कहानी सुनाऊं। अजय सर, टाइम है? हेलो Arun sir. Yes. हेलो Yeah, please. अरुण सर, सॉरी, आई एम सो सॉरी। अरुण सर, टाइम है? Yeah, yes, we can. जस्ट एक कहानी मैं जरूर सुनाना चाहती हूँ, और तब तक एक मैं कोशिश करती हूँ अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए आपके साथ। चलिए, कोई बात नहीं, इसी तरह से मैं कहानी सुनाती हूँ आपको। यस, तो जाते जाते एक स्टोरी पीस के लिए। हम सब लोग शांति शांति शांति, पीस ढूंढते हैं, आत्मिक शांति, जिस तरह की भी शांति हो। तो एक बार एक राजा था किसी राज्य का, किंगडम का, उसको पेंटिंग का बड़ा शौक था। वो खुद भी बहुत बेहतरीन पेंटिंग्स बनाता था, और वक्त बे वक्त अपने प्रजा में से जो यंगस्टर्स थे, नए पेंटर्स को, नए चित्रकारों को हौसला बढ़ाने के लिए वो पेंटिंग कंपटीशन करवाता रहता था। तो एक बार उसने कंपटीशन अनाउंस किया और एज ग्रुप रखा उसमें, उसने 20 से लेके 25 साल तक। और पेंटिंग का जो उसने थीम दिया, वो दिया पीस, कि मुझे पीस डिपिक्ट करती हुई पेंटिंग चाहिए, और जो सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाएगा उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी भी करूंगा और आधा राज्य भी दे दूंगा। इनाम बहुत अच्छा था। और उसने बोला कि जो पेंटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, खराब होगी, उसे अपनी प्रजा के सामने चौक में फांसी की सजा दी जाएगी, क्योंकि खराब पेंटर्स या चित्रकार में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वही भाग लें जिनको लगता है कि वो एक बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं। तो सजा भी बड़ी खतरनाक थी, लेकिन इनाम भी बड़ा अच्छा था। काफी दिन तक तो कोई नाम सामने नहीं आया, क्योंकि सब डरे हुए थे कि बाई चांस इनाम के काबिल ना हुई तो सजा मिलेगी। लेकिन फिर हिम्मत करके कुछ लोगों ने सिर्फ इस हौसले और इस हिम्मत के साथ और इस आशा के साथ, उम्मीद के साथ, अपने खुद के कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि हम पेंटिंग बनाएंगे। और तो फलां दिन जो है वो डिसाइड हो गया। उस दिन वहां लगभग 7-8 पेंटिंग्स जो थी वो चौक में लगाई गई। यस, रिस्क लिया उन्होंने। जब कुछ बेहतर जिंदगी में पाना होता है तो सिर्फ असफलता और फेलियर, फियर ऑफ फेलियर को ही नहीं देखते रहना, चुनौतियों को या परिणामों को, गलत परिणामों को ही नहीं देखते रहना, हमें रिस्क भी लेना पड़ेगा। अजय जी, गुड बुक्स बहुत सारी हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आप अगर मेरे से वहां पूछेंगे तो मैं आपको थोड़ा सोच समझ के, बिकॉज इस वक्त मैं पूरी तरह इन्वॉल्व हूँ सेशन में, तो फिर मैं आपको बता सकती हूँ। सो जब वो पेंटिंग्स डिस्प्ले हुई तो उसमें प्रजा बड़ी एक्साइटेड थी, उत्सुक थी। भाग लेने वाले, उनके परिवार और लोग, राजा के जो दरबारी थे, वो सब लोग वहां पहुंचे। और एक पेंटिंग को देख के सबने बोला कि ये बंदा तो गया काम से, इसको तो फांसी होनी ही होनी है। किसी ने बनाया था बुद्धा, किसी ने बनाया एक योगी, बहुत शांति से अकेले में एकांत में वो तपस्या कर रहा है। किसी ने खूबसूरत आसमान में एक खूबसूरत पूरा खिला हुआ चांद बनाया, किसी ने खिले हुए फूल बनाए, कल कल बहता हुआ पानी बनाया। तो आप देखते हैं कि जब भी पीस की बात होती है तो या तो हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, या फिर हम लोग नेचर की बात करते हैं। वो प्रकृति जिसे हमने बिल्कुल उजाड़ दिया है, और उसी की वजह से आज हम कोविड को भी फेस कर रहे हैं। लेकिन जब आत्मिक शांति की जरूरत होती है तो हम पहाड़ों की तरफ, झीलों की तरफ भागते हैं, झरनों की तरफ भागते हैं। तो इसी तरह की सारी ही जो नेचर को डिपिक्ट करती हुई, भक्ति को डिपिक्ट करती हुई, मोस्टली अलग अलग तरीके से इन्हीं चीजों को प्रेजेंट किया गया। और इनाम जो राजा ने डिक्लेयर किया वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि सब ने बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई थी।
उसमें से ही किसी एक लड़के के बारे में बार बार नाम आ रहा था कि ये तो बहुत खूबसूरत इसने बनाया है और इसे ही इनाम मिलेगा, ये इसकी लाइफ तो बन गई। लेकिन राजा ने जो पेंटिंग चुनी ये वो थी जिसको सबने सजा के काबिल समझा था। कोई अंदाजा लगा सकता है कि उसने क्या ड्रॉ किया होगा, क्या पेंट किया होगा, क्या डिपिक्ट किया होगा? आई वॉन्ट टू सी who can think about this? Not obvious. हम हमेशा obvious results की ही उम्मीद करते हैं। Efforts थोड़ा होता है, obvious results ज्यादा देखते हैं। रिस्क लेना होता है तो कई बार बहुत अनऑब्वियस तरीके से भी लिया जा सकता है, अनऑब्वियस रास्तों को भी चुना जा सकता है। Anybody wants to share? Sorry dear, blank canvas cannot be eligible for participation. वो तो कंसीडरेशन में ही नहीं आएगा। डिपिक्ट तो कुछ करना है खाली कैनवस पे। कुछ ऐसा पेंटिंग जिसमें बाहर बहुत युद्ध वगैरह हो लेकिन शांति एक अंदर हो, कुछ ऐसा। आप बहुत नजदीक पहुंच गए। आई रियली अप्रिशिएट, वेरी गुड। वॉर पेंटिंग, बट वार पेंटिंग जो है उसमें शांति कहीं भी नहीं हो सकती। वो वार जीतने के बाद एक राजा की सेटिस्फेक्शन हो सकती है, लेकिन ड्यूरिंग द वॉर कोई भी पीसफुल नहीं हो सकता। यस, ब्लैक डॉट, दैट्स अ गुड आइडिया, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। अबाउट डेथ, माय डियर, डेथ इज द मोस्ट स्ट्रेसफुल थॉट। जबकि ये एक फैक्ट है, लेकिन हम 90% लोग इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। बट एक्चुअली इट कैन बी ए peaceful exit from this challenging and stressful world. I agree. तो चलिए टाइम ज्यादा ना लेते हुए मैं बताना चाहूंगी कि उस पेंटिंग में क्या था। उस पेंटिंग में इतना घमासान तूफान दिखाया गया था। समुंदर की लहरें उफान पर थी और जो पेड़ थे वो जूझ रहे थे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। जगह जगह तबाही दिखाई हुई थी उस पेंटिंग में। किसी भी चीज का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था क्योंकि बाहरी तूफान ने उन्हें इतना डिस्टर्ब कर दिया था। तभी लोग उसमें कुछ भी पीसफुल नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उनको उस सिचुएशन को वही देखा जो ऑब्वियसली देखना चाहिए कि इस पेंटिंग में तो इतना डिस्ट्रक्शन दिखाया गया है, तो फिर क्या पीसफुल हुआ। लेकिन राजा, क्योंकि वो बहुत समझदार था और खुद एक चित्रकार था, तो वो उस पेंटिंग में एक पीसफुल कॉर्नर ढूंढ पाया कि एक जूझते हुए पेड़ की एक टहनी पर एक चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों को अपने परों के अंदर समेट के, संभाल के, छुपा के, आंखें मूंद के बड़े शांतमयी तरीके से बैठी थी। सोच में पड़ गए सब लोग। एक छोटी सी चिड़िया एक जूझते हुए, तूफान में जूझते हुए पेड़ के ऊपर अपने बच्चों को बड़े ही प्यार से अपने आंचल में या बाहों में समेट के आंखें बंद करके बैठी थी विदाउट पैनिक। इट मीन्स शी वॉज कॉन्फिडेंट, शी वॉज होपफुल, शी वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव कि आया है तो जाएगा भी। अगर वो शांति नहीं ठहरी तो तूफान भी नहीं ठहरेगा। वो पल गया तो ये पल भी जाएगा। मैंने अपनी तरफ से पैनिक नहीं करना, एकदम से हफड़ा दफड़ी नहीं मचानी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकती। आउटसाइड सिचुएशन इज नॉट इन माय कंट्रोल, बट आई कैन मेंटेन माय पीस। अगर डेथ आनी है, हमने मरना है तो मर ही जाना है, लेकिन तब तक मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी है, मुझे अपना कंटेंट, काम, पीस ऑफ माइंड नहीं छोड़ना है, अपना कीप कूल नहीं छोड़ना है। यस, वेरी नाइस सावंत जी। तो ये होती है एक्चुअली रियल पीस, अगर हम ऐसा अपना एटीट्यूड मेंटेन कर पाए। अगर हम तूफान में डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हम पीस कहाँ ढूंढ रहे हैं? पीस अचीव करना, अटेन करना, आज आप किसी से भी बात करोगे, हर हस्बैंड कहता है मैं तो बहुत कूल रहता हूँ, मेरी वाइफ बहुत इरिटेट होती है, वो बड़ी जल्दी गुस्सा कर जाती है। हर वाइफ कहती है कि मैं तो बहुत शांति से काम करती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे तो मेरे ट्रिगर्स ऑन कर देते हैं, दे स्विच ऑन माय एंगर। हम हर इंसान
जस्टिफाई करता है अपने एंगर, एग्रेशन, बैड बिहेवियर को, वैलिडेशन देता है कि ये मैं क्यों करता हूँ, इसका एक कारण है। कभी हमने अपने अच्छे बिहेवियर को मेंटेन करने की कोशिश या उसके लिए वैलिडेशन या उसके लिए एक एफर्ट नहीं किया। तो आज आइए हम अपनी ओरिजिनल मेंटल पीस जो ईश्वर ने हमें बख्श के भेजा है, ईश्वर ने हमें पूरी तरह से एक अंदरूनी शांति सबको दी है, जो हम छोटे छोटे स्ट्रेसर से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। यहाँ आपको लगेगा कि मैं एक बहुत स्पिरिचुअल ट्रेनर या एक योगी की तरह बात कर रही हूँ। नो, मैं भुक्तभोगी हूँ अपने ही एंगर, अपने ही एग्रेशन, अपने ही मूड स्विंग्स की। मैंने खुद अपना पीस और काम डिस्टर्ब करके देखा है ड्यू टू अनकंट्रोलेबल आउटसाइड सिचुएशंस एंड पीपल अराउंड मी। बट व्हेन आई could catch it, when I could confirm it, when I could recognize it, acknowledge it कि ये मेरा problem है, then I started working on myself. And as a psychologist, as a people behavior expert, as a counselor, if I need to teach people, then I need to adapt it in my life, in my behavior. तो यहाँ एक लास्ट टिप मैं अपने सभी ट्रेनर्स, कोचेस, मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी देना चाहूंगी कि फर्स्ट फॉलो द अडैप्ट, फॉलो व्हाटएवर वी ट्राई टू टेल अदर्स। इससे भी स्ट्रेस बहुत कम होता है। एवरी सीनियर इन एवरी प्लेस, every head of the family, every adult is expecting anything and everything from other, जो कि स्ट्रेस बढ़ा रहा है, but on their own part they are not able to manage it. So please do this. I hope आज का सेशन आपको फ्रूटफुल लगा होगा, मीनिंगफुल लगा होगा। और जाते जाते 2 लाइनें, कभी खुद से ना कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, कभी खुद से ना कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, आज मुश्किलों से कह दो कि मेरा हौसला बड़ा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। Thank you. So nice. So great. So friends, after this powerful session, मैडम ने बहुत सारे आपको बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपना बहुत वास्ट एक्सपीरियंस एक छोटे से टाइम में कंडेंस करके आपको बताया। तो जरूर आपने, आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे, आपने जो टिप्स दिए हैं उनको जरूर फॉलो कीजिए। फीडबैक जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आई विल बी शेयरिंग, हिमा यू कैन शेयर द लिंक, हिमा विल बी शेयरिंग द लिंक, एंड इफ यू वांट टू कांटेक्ट मैम तो वी आर गिविंग डिटेल्स इन दी चैट। जी मैंने चैट में भी शेयर कर दिया मैम का डिटेल। यू कैन शी इज वेरी इफेक्टिव एंड फर्स्ट टाइम आई मेट हर थ्रू सम कॉमन ग्रुप। तो पहली बार में ही जो आई वाज काइंड ऑफ वेरी मच इम्प्रेस्ड by way of her simple language, how she present complex topic in a very simple language. आपने भी देखा होगा किस तरीके से this is a I think the expertise of a good coach and counselor कि एक मुश्किल टॉपिक को किस तरीके से वो एक छोटे से एक स्मॉल टॉपिक्स में और एक स्मॉल स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको ब्रेक डाउन करके आपको बताते हैं, सो दैट इट बिकम इम्प्लीमेंटेबल। तो आई हैव थैंक यू वेरी मच मैम। और जैसा आप बता रहे थे आप, तो वी आर आल्सो प्लानिंग, सब मास्टरी इज आल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट दिस न्यू इनिशिएटिव। 2 चीजें मैं सोच रहा था और हमने प्लान करी हैं। एक तो ये कि नंबर 1 आवर इंजीनियर्स, वी आर रनिंग सो मेनी सॉफ्ट टेक्निकल कोर्सेज हम रन कर रहे हैं, बिकॉज वी एज ए ह्यूमन बीइंग have so many challenges when it comes to stress, and we need so many like guidance in terms when we talk about like soft skills, personality, communication, leadership, stress management. ये जो लाइफ स्किल हैं जो एक्चुअली आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती हैं। सो एंड दैट्स अ रीजन मैम यू विल बी हैप्पी टू नो कि सब मास्टरी, शायद मैंने अभी पहले बताया नहीं है, अभी फर्स्ट टाइम टेलिंग दैट सब मास्टरी इज गोइंग टू लॉन्च इन दिस मंथ इटसेल्फ स्कूल ऑफ पर्सनल ग्रोथ। काफी सारे इनिशिएटिव हमने लॉन्च किए हैं, एंड विल बी हैविंग लॉट मेनी लाइक सेशन लाइक दिस एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्कूल ऑफ personal growth, because that we think is also mandatory, is also important for overall personal growth of engineers, working professionals. Okay, so if you want to reach out to ma'am, I have shared the number and a link in the comment. You can reach out to her. And एक चीज मैं और सोच रहा था, जब आप बता रहे थे हॉबी के बारे में, when you were telling out hobbies,
हॉबीज के बारे में। तो ये मेरे दिमाग में है काफी टाइम से, बट अभी आई एम कमिटेड कि विद इन अ मंथ, 1 महीने में ही हम ये लॉन्च करेंगे सब मास्टरी हॉबी क्लब। ये किसलिए जरूरी है? सब मास्टरी हॉबी क्लब किसलिए जरूरी है? इसमें हम if you want to sing, if you want to have this poetry kind of thing, so we can come together. I know there won't be many people, हो सकता है उसमें 10 लोग आए या 15 लोग आए या 5 लोग आए, does not matter, but what matter is हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मेंबर हैं जो अच्छा गाते हैं, अच्छा जो लिखते हैं, अच्छा शेयर भी, जो अपना एक पोइट्री उनको आती है। मेरा भी शौक था काफी टाइम पहले, बट पोइट्री लिखने का अब तो खैर सारा खत्म हो गया। बट ये जो जैसे मैडम ने कहा कि हॉबी आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए, तो इस तरह का हॉबी क्लब भी हम प्लान करेंगे अपने सब मास्टरी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, ताकि हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में कम से कम एक बार आएं और आधे 1 घंटा शेयर करें। क्योंकि आधे से ज्यादा स्ट्रेस मैं मानता हूँ, मैक्सिमम स्ट्रेस जैसे मैंने आप भी बता रहे हैं कि अगर इफ वी गेट समवन टू शेयर, अगर हम किसी से शेयर भी कर लें, इनफैक्ट उनसे बात भी कर लें, 80% मैं मानता हूँ कि स्ट्रेस वहीं पे कम हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है। जैसे एक नॉर्मल भाषा में कहते हैं, अगर आपने शेयर भी कर लिया, हो सकता है आपके स्पाउस, कई बार ऐसे वाइफ है अगर अच्छी हैं तो डेफिनेटली आप उनसे शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो आप शायद उनसे नहीं शेयर करना चाहते, आप उनको टेंशन नहीं देना चाहते, अपने स्पाउस को, अपने घर वालों को, हम उनसे बात भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट और अगर नहीं तो अदरवाइज जैसे हमारी जो कम्युनिटी है इस प्रकार की, जो अभी हम कम्युनिटी है, हमारी सब मास्टरी की कम्युनिटी है, सो दैट विल आल्सो गिव यू अ प्लेटफॉर्म। तो एक बार मैं चाहूंगा आप मैडम का फीडबैक हमने व्हाट्सएप ग्रुप में आई थिंक हम शेयर कर देते हैं, वहां पे आप दीजिएगा। तो मैम थैंक यू वेरी मच। एनी लास्ट थिंग यू वांट टू से टू आवर मेंबर्स बिफोर वी लीव? Sir, I have written in my comment to everyone, because I am really, it's a fact, I am so delighted to interact with such a vibrant group who is keen to learn, being so aware, acknowledge, adapt and grow. So I wish all the best to everyone here for your stress-free future commitments. So I'm always available for any kind of service, especially for this organization, sir. Thank you so much for inviting me. Thank you. Thank you very much. All the best. Thank you sir. everyone. Thank you. Thank you.